फिर पुश बटन से रोकते हैं। तो इस तरीके से इनको डिवाइड करते हैं। हैंड पीस हो गया स्ट्रेट हैंड पीस, कॉन्ट्राएंगल हैंड पीस, कॉन्ट्राएंगल में लैच टाइप हो गया या फ्रिक्शन टाइप हो गया। तो पहले हम थोड़ा हैंड पीस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है बर्स। बर्स दो कैटेगरी है। एक सिंपल डेंटल बर्स बोलते हैं। डेंटल बर्स मतलब कि जो बर्स स्टील या कार्बाइड के बने हुए हैं, ठीक है। जब भी कहीं आप पढ़ो डेंटल बर्स तो सबसे पहले आपको स्टील या कार्बाइड के दिमाग में आने चाहिए, जो कि ब्लेडेड होते हैं। इनको बोलते हैं ब्लेडेड, ठीक है। ये ब्लेड क्यों होते हैं? क्योंकि मान लो एक मेटल का ब्लैंक है, प्लेन ब्लैंक, मतलब एक तरीके से मेटल की रॉड है, मिलिंग मशीन से उसमें कटिंग होती है। तो कटिंग होने के कारण क्या होता है, इंडेंटेशन पड़ जाती है और ब्लेड्स डेवलप हो जाती है। तो इनको बोलते हैं ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट। तो जो स्टील और कार्बाइड के बर होते हैं वो कौन से होते हैं? ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट। वहीं पे जो दूसरे बर होते हैं उनको बोलते हैं डायमंड बर। डायमंड बर में कटिंग के कारण ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, बल्कि वो कैसे होते हैं? अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वहां पे ब्लेड नहीं होती, क्या होती है? अब्रेसिव। अब्रेसिव मतलब कि जैसे कि ये मेटल का ब्लैंक है, इसके ऊपर डायमंड के इंसर्ट्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये डायमंड के इंसर्ट्स बहुत छोटे छोटे लगा दिए। डायमंड का अब हार्डनेस होती है ज्यादा, जब भी ये किसी सरफेस के अगेंस्ट काम करेंगे तो वहां पे ये कटिंग करेंगे। तो दूसरे टाइप के जो डेंटल मतलब अगर हम बर्स की बात करें, एक तो कॉमन हो गए डेंटल बर्स जो कि हमारे ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट है, दूसरे हमारे अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम बोलते हैं डायमंड बर्स। तो इन दोनों को इस तरीके से समझना है। थर्ड एक कैटेगरी कर दी पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट। पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट हमने क्यों कहा? क्योंकि एक तो पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जो बहुत ही फाइन या एक्स्ट्रा फाइन हो, ठीक है। और पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट बर के ना होके हो सकते हैं ये मोल्डेड हो, मोल्डेड फॉर्म में होते हैं, या फिर ये होते हैं डिस्क फॉर्म में। मोल्डेड और डिस्क फॉर्म क्या है? आपने अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे अपने, ऐसे एक शैंक होगा, उस पे इस टाइप का बर होगा बड़ा सा, ठीक है। ये फिनिशिंग और पॉलिशिंग के लिए यूज होते हैं, चाहे कोई डेंचर के लिए यूज होता है, कोई किसी के लिए यूज होता है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट। ये है मोल्डेड। जब किसी शेप में मोल्ड कर दें तो उसको बोलेंगे मोल्डेड। अगर डिस्क फॉर्म में हो ऐसे तो उसको डिस्क शेप के बोल देंगे। तो तीसरा होता है पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रोटरी इंस्ट्रूमेंट में ये तीन है, हैंड पीस, बर। बर कौन से? जो टूथ प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। टूथ प्रिपरेशन में डेंटल बर यूजुअली जो हम कैविटी प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं? स्टील कार्बाइड बर। जो क्राउन कटिंग के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं? हम डायमंड बर यूज करते हैं, ठीक है। पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट फिनिशिंग या पॉलिशिंग के लिए जो यूज करते हैं उसमें ये मोल्डेड टाइप हो गए और दूसरे कैसे हो गए? पॉलिशिंग टाइप। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो यही हमको पढ़ना है आगे, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे से एमसीक्यू बनता है काफी टाइम से, नीट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके एमसीक्यू आने के। तो रोटेशनल स्पीड अलग अलग ऑथर के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। बेसिकली स्ट्रैडवेंट का सबसे पहले याद रखो, क्योंकि ये सबसे कॉमनली फॉलोड बुक है। इस तो स्ट्रैडवेंट और मार्जो की क्लासिफिकेशन तो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा स्पीड के ऊपर, ठीक है, आपसे पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी स्पीड अल्ट्रा हाई कैटेगरी में है, बताओ इनमें से कौन सी स्पीड इंटरमीडिएट कैटेगरी में, बताओ इनमें से कौन सी स्पीड लो कैटेगरी में। हो सकता है आपको क्लासिफिकेशन का नाम नहीं दे, या तो आपको स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन का नाम दिया जाएगा। अगर इस क्लासिफिकेशन का स्पेसिफिकली नाम ना दे तो फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन का नाम दे दे तो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट है तो याद रखो स्टूडेंट में शुरू ही कहां से हो रहा है? 12,000 से। 12,000 से नीचे है तो वो क्या है? लो स्पीड। 12,000 से 2 लाख है तो उसको बोलेंगे मीडियम या इंटरमीडिएट स्पीड। और ग्रेटर देन 2 लाख आरपीएम है तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा हाई या हाई स्पीड, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? फिर आई क्लासिफिकेशन 4 बिनाओं की। 4 बिनाओं ने 12,000 की जगह क्या रखा अपना पैरामीटर? 10,000, ठीक है। और इसने नेम चेंज कर दिया। इसने पहला तो इसने भी लो स्पीड रखा, सेकंड इसमें कर दिया इसने हाई स्पीड। इसने इंटरमीडिएट स्पीड को हटा के कर दिया हाई स्पीड, और तीसरा कर दिया अल्ट्रा हाई स्पीड।
ठीक है। और इसने क्या किया, 10 रेंज 2 लाख की जगह क्या कर दिया, अब देखो 12,000 से कम है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे भी 2 लाख से कम रहेगा। तो इसकी सेकंड जो हाई स्पीड की रेंज है वो कितनी है, 10,000 टू 1.5 लाख, और ग्रेटर देन 1.5 लाख इज अल्ट्रा हाई स्पीड। तो सेकंड क्लासिफिकेशन 4 बिनों की हो गई। ठीक है। फिर मार्जुक ने क्लास स्पीड को क्लासिफाई किया 5 में। ठीक है। लो तो एज पर स्टूडेंट लो कितना था, हम कंपैरेटिवली याद करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहता है। एज पर स्टूडेंट लो स्पीड था लेस देन 12,000। तो मार्जुक के हिसाब से लो हो गई 3,000 से 6,000 आरपीएम। ठीक है। 3,000 से जो कम है वो हो गई अल्ट्रा लो। ठीक है। फिर मीडियम स्पीड एज पर स्टूडेंट था 12,000 टू 2 लाख, 2 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम आ गया 20,000 टू 45,000, और 45,000 टू 1 लाख हो गया इसका हाई। तो बेसिकली जो मीडियम और हाई स्टूडेंट ने दो अलग अलग, मतलब स्टूडेंट ने एक में ही इंक्लूड कर रखा था, इसने इन दोनों को अलग कर दिया, लो मीडियम हाई। तो 20,000 टू 1 लाख हो गया ओवरऑल। और वैसे बात करें तो डिवाइड करें तो मीडियम हो गया 20 टू 45,000, और 45,000 से 1 लाख हो गया हाई। ठीक है। और फिफ्थ कैटेगरी आ गई अल्ट्रा हाई, मतलब बहुत ही ज्यादा, कितना, ग्रेटर देन 1 लाख। तो आपने अगर मार्जुक में ये याद कर लिया कि सबसे लोवेस्ट होती है 300, लो होती है 6,000 से मैक्सिमम 6,000। ठीक है। और अल्ट्रा हाई होती है ग्रेटर देन 1 लाख। तो समझ लो आप इसके सारी क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हो, क्योंकि ये 3,000 टू 6,000, ठीक है, 3,000 टू 300 टू 3,000, फिर 3,000 टू 6,000, फिर 20,000 टू 45,000। ठीक है। और फिर फोर्थ पे आ गई 45,000 से 1 लाख, और फिर ग्रेटर देन 1 लाख। तो इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है। ये तीन स्पीड आपको बिल्कुल याद करनी है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कोई भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई स्पीड, नाम नहीं दिया उसका। ठीक है। तो आपको पता है मार्जुक की हाई क्या है, तो सबसे पहले इसी के हिसाब से देखो कि क्या यही वैल्यू, अब आपको वैल्यू भी याद रखनी है। अगर सेम यही वैल्यू दे रखी है तो ऑब्वियसली वो इसी की बात कर रहा है। ठीक है। अगर सेम वैल्यू नहीं दे रखी है तो हाई और कौन सी है, अकॉर्डिंग टू चारबिनोव हाई है 10,000 टू 1 लाख, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रेडवेंट हाई स्पीड कौन सी है, ग्रेटर देन 2 लाख। तो आपको देखना है ये जो इसने हाई पूछा है वो इन तीनों हाई में से कौन सी रेंज में पड़ता है, जिस भी रेंज में पड़ेगा उसके हिसाब से उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको ये स्पीड वाले क्वेश्चंस को क्रैक करना सीखना है। ये 3 क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। फोर्थ क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है तो आपकी मर्जी है। तो अब एक बार अगर लिखना चाहो तो ये लिख लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पल्स में भी मिल जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेडवेंट, अकॉर्डिंग टू चारबिनोव एंड अकॉर्डिंग टू मार्जुक, ये तीनों स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मार्जुक की है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। चलो अब नेक्स्ट है, दो टाइप की स्पीड होती है, लो स्पीड एंड हाई स्पीड। ऑब्वियसली लो स्पीड के सर्टेन एडवांटेजेस हैं बट सर्टेन डिसएडवांटेज भी हैं, ऐसे ही हाई स्पीड के सर्टेन एडवांटेजेस हैं, सर्टेन डिसएडवांटेज। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक स्पीड को यूज करना आना चाहिए। सबसे पहले हम लो स्पीड की बात करें। लो स्पीड की प्रॉब्लम क्या है, एक तो कटिंग कम होती है, इनइफेक्टिव। जब हम इनइफेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, इनइफेक्टिव का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जितनी एनर्जी उसको कटिंग के लिए लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी में उससे बेटर कटिंग हो सकती है बट वो हो नहीं पा रही है, तो इसको बोलते हैं कटिंग इनइफेक्टिवनेस। तो लो स्पीड में कटिंग इनइफेक्टिव होती है, ज्यादा फोर्स लगवानी पड़ती है, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा वाइब्रेशन होगी, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा वाइब्रेशन होगी तो पेशेंट एक्सेप्टेंस कम होएगा। ठीक है। हीट प्रोड्यूस ज्यादा होती है, हीट प्रोडक्शन एंड वाइब्रेशन ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड रिजल्ट इनटू
heat production which will be distasteful for the patient. तो ये सबसे important चीज है कि heat and vibration are the main source to patient discomfort from slow speed. दूसरी चीज क्या है, कटिंग इनफेक्टिवनेस है, ठीक है। और कम स्पीड पे एक और चीज है कि बर टूथ प्रिपरेशन करते वक्त रोल आउट हो जाता है, ठीक है। रोल आउट होएगा तो एडजेसेंट टिश्यू में इंजरी कर सकता है। और जो कार्बाइड बर होते हैं वो लो स्पीड पे फ्रैक्चर भी हो सकते हैं क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं नेचर में। कार्बाइड बर आर ब्रिटल इन नेचर, तो वो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। ये सब इसके डिसएडवांटेज है लो स्पीड। एडवांटेज क्या है, बेटर टेक्टाइल सेंसेशन, बेटर टेक्टाइल सेंसेशन, ठीक है। बेटर टेक्टाइल सेंसेशन है। और जब आपको पता रहेगा किस डेप्थ पे आप काम कर रहे हो, तो जो ये माइक्रो मोटर वाले बर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, स्लो स्पीड वाले होते हैं। कहाँ कहाँ स्लो स्पीड के बर यूज करने चाहिए, पहला है क्लीनिंग ऑफ टेथ, दूसरा है केरीज एक्सकेवेशन, तीसरा है फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग प्रोसेस। ये 3 पर्पस ऐसे हैं जहां पे स्लो स्पीड यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्लो स्पीड बर्स शुड बी यूज्ड एक्सेप्ट। तो 3 ऑप्शन तो ये हो गए, क्लीनिंग टीथ, ओकेजनल कैरीज एक्सकेवेशन, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग प्रोसेस, ठीक है। फोर्थ है कटिंग ऑफ टूथ प्रिपरेशन। तो स्लो स्पीड में क्या आएंगे, ये तीनों पर्पस आएंगे। क्लियर है, ये आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हाई स्पीड पे आ जाओ, ठीक है। हाई स्पीड यूजुअली डायमंड बर और कार्बाइड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं, जहां पे टूथ स्ट्रक्चर को फास्टर रिमूवल की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें वाइब्रेशन एंड हीट जनरेशन कम होता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, टेक्टाइल सेंसेशन कम रहता है लेकिन कंट्रोल बेटर रहता है। ऑपरेटर हैज बेटर कंट्रोल, ठीक है। ग्रेटर ईज ऑफ ऑपरेशन, कम प्रेशर से कटिंग होती है तो हीट प्रोडक्शन भी कम होता है, वाइब्रेशन भी कम होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट लास्ट लॉन्गर, लंबा चलता है इंस्ट्रूमेंट। पेशेंट्स आर लेस एप्रीहेंसिव एज ऑफ टाइम इज रिड्यूस्ड, काम करने का टाइम भी कम हो जाता है, ना हीट प्रोड्यूस होती है ना वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये सब इसके एडवांटेज है। तो इजिली एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ हाई स्पीड एक्सेप्ट। आराम से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर मैं कहीं कुछ ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ और आपको लिखना हो और आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप एक बार अनम्यूट करके बोल सकते हो कि सर प्लीज लास्ट स्लाइड, तो मैं वापस उसी पे चला जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कलर कोडिंग ऑफ हैंड पीस। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कई हैंड पीस में ना ये जो रिंग दिख रही है, आपने यही रिंग दिखी होगी ब्लू, क्योंकि इनमें है ना कोई ऑटोमेटिकली चेंज इन स्पीड नहीं होता। जब तक आप नहीं करोगे स्पीड तब तक चेंज इन स्पीड नहीं होगा। तो इनको किस किस कलर से देते हैं, ब्लू कलर से। अगर यहीं पे ये रिंग ग्रीन कलर की हो तो इसका मतलब स्पीड रिड्यूस कर सकते हैं आप उसमें, ठीक है। रेड कलर की रिंग हो मतलब स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कलर कोडिंग होती है हैंड पीस की, ये क्लियर पता होना चाहिए। ब्लू मतलब नो चेंज इन स्पीड, ग्रीन मतलब स्पीड रिडक्शन, रेड मतलब स्पीड कैन इंक्रीज। उनमें गियर वगैरह होता है, रिडक्शन गियर, उनसे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रोटरी कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। अभी हमने हैंड पीस, अभी हमने बेसिकली स्पीड की बात कर ली है। अब रोटरी कटिंग इंस्ट्रूमेंट पे अगर हम बात करें तो हमें रोटरी कटिंग इंस्ट्रूमेंट की 3 इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर का डिजाइन क्या होता है, ठीक है। एक बर है मान लो ये, तो बर को अगर हम यो काट दे तो काटने पे बर कैसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा। तो ये जो बर का डिजाइन है क्रॉस सेक्शन में, ये हमें पता होना चाहिए। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो डिजाइन है बर का, ये हमें पता चाहिए। बर का क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए कि ये व्हील बर है, ये फ्लेम शेप बर है, ये स्ट्रेट बर है, ये राउंड बर है, ये टेपर्ड बर है, ये पियर शेप बर है।
तो ये सब हमें पता होना चाहिए, ये कैसे क्लासिफिकेशन मिलता है, ठीक है। हालांकि ये सब डायमंड बर है, बट मैं जस्ट शेप से बता रहा था। और इन डिजाइन में क्या क्या मॉडिफिकेशन आई, ये सब हमें पता होना चाहिए, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम चले गए हैं सीधे बर पे ऊपर। बर का डिजाइन क्या क्या होता है? बर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, शैंक, नेक और हेड। शैंक वो पार्ट है जो किस में लगेगा? हैंड पीस में। किस में लगेगा? हैंड पीस में। नेक वो पार्ट है जो शैंक और हेड को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो बर डिजाइन है, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का है? ब्लेडेड बर्स का, जो हम टूथ प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो आपने पहले देखा होगा, जब आप कैविटी प्रिपरेशन करते थे, माइक्रोमोटर वाले बर, उनका हेड होता है छोटा सा, ठीक है, और शैंक होता है बड़ा। ये ओरिजिनल डिजाइन था, लेकिन अब जो इम्प्रूवमेंट हो रही है बर्ड डिजाइन में, उसमें क्या कर रहे हैं? हेड साइज को भी बड़ा कर रहे हैं। अब ये जो नेक पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है शैंक को हेड से, ठीक है। अब अगर आप नेक का सिग्निफिकेंस क्या है? नेक क्या कर रहा है? यहाँ पे जो इसमें रोटेशनल फोर्सेस लग रही हैं इधर शैंक में, उसको हेड में ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। इट ट्रांसमिट फोर्सेस फ्रॉम शैंक टू हेड। तो जब होता क्या है, अगर नेक बहुत ज्यादा पतली होगी तो हो सकता है ये यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। अगर नेक बहुत ज्यादा थिक होगी, तो नेक अगर थिक होगी तो हो सकता है आपकी विजिबिलिटी पे फर्क पड़े। आप जहाँ पे टूथ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एरिया आपको दिखाई ना दे, क्योंकि थिकनेस ऑफ नेक बढ़ गई है। तो हमें हमेशा इस चीज का एक कॉम्प्रोमाइज बनाना पड़ेगा, ना तो नेक बहुत ज्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा थिन होनी चाहिए। अगर थिन होगी तो फ्रैक्चर होने के चांस हो जाएंगे, थिक होगी तो विजिबिलिटी पे इम्पेयर करेगा, ठीक है। तो ये नेक का सिग्निफिकेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हेड का शेप, पूरा डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शैंक डिजाइन एज पर एडीएस, शैंक डिजाइन, जो बर का शैंक डिजाइन है, उसके लिए एडीएस स्पेसिफिकेशन नंबर क्या है? 23। एडीएस स्पेसिफिकेशन नंबर 23। इसने बेसिकली 5 तरह के शैंक्स, 5 क्लासेस ऑफ शैंक दिए थे। फिर भी हम जो मेनली यूज करते हैं वो 3 टाइप्स के हैं। स्ट्रेट हैंड पीस शैंक, अगर हम स्ट्रेट हैंड पीस में यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट हैंड पीस जो मैंने बताया था, माइक्रो मोटर्स में हम डाल के यूज करते हैं फॉर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। अगर हम स्ट्रेट हैंड पीस में यूज कर रहे हैं तो वो ये वाला है शैंक, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है खास। इट इज नाउ स्ट्रेट हैंड पीस आर नाउ यूज्ड फॉर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, कंप्लीट फॉर कंप्लीटेड रेस्टोरेशंस। इसमें अगर आपको इम्पोर्टेंट कुछ याद करना है जो एग्जाम में आ सकता है, वो ये है कि ये देखिए लेंथ जो है इसकी 1.250 और डायमीटर कितना है? 0.0925। ये इंचेस में है आई गेस। तो ये वैल्यूज हो सकता है एग्जाम में पूछी जा सके, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग शैंक बर है ये। फिर है लैच टाइप हैंड पीस, जो माइक्रोमोटर टाइप्स में यूज होते हैं कॉन्ट्रा एंगल में, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे ये बर है, इसमें एक एरिया को तो आपने कर दिया फ्लैट, और ये दे दिया डी शेप का लैच दे दिया, तो ये जाके उसमें फिट हो जाता है। इसमें जो लेंथ है वो कितनी है इसकी? 0.520, तो पहले वाले से कम है। और डायमीटर कितना है? 0.0925, ठीक है। ये लैच टाइप हो गया। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, जस्ट मैं फिर भी एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये देखिए लैच टाइप बर, आपने देखा होगा माइक्रोमोटर में। posterior portion of shank is flattened on one side, जैसे मैंने बताया, and it ends and fit into a D shaped socket. D shape के socket में fit होता है, ये है, ठीक है। used in slow and medium speed. फिर तीसरा है फ्रिक्शन ग्रिप शैंक डिजाइन। मोस्ट ऑफ द बर कौन से यूज होते हैं? फ्रिक्शन ग्रिप वाले यूज होते हैं, जैसा कि ये है, ठीक है। इनकी लेंथ होती है 0.500, डायमीटर और भी कम 0.0625, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन ग्रिप है, ये मेटल चक से भी होती है, मेटल चक से भी हो सकती है, और ये पुश बटन भी होती है जो आजकल आते हैं, ठीक है। दे आर डेवलप्ड फॉर इट्स यूज इन हाई स्पीड, ये हाई स्पीड पे यूज होते हैं, बाकी दोनों स्लो स्पीड पे यूज होने वाले थे।
ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है नेक डिजाइन। नेक डिजाइन में बता चुका हूँ, यूजुअली टेपर्ड होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है नेक डिजाइन का, ट्रांसमिट रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल फोर्सेस टू हेड, ट्रांसमिट रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल फोर्सेस टू हेड। ठीक है, ये जो फोर्स जो हैंड स्पीच से आ रही है उसको हेड तक ट्रांसमिट करने का काम किसका है, नेक डिजाइन का। तो नेक डिजाइन के दो पर्पज है, एक तो ये इतना पतला होना चाहिए कि विजिबिलिटी एंड ईज ऑफ ऑपरेशन आप इजिली कर सको। ठीक है, और ये इतना थिक भी होना चाहिए, सफिशिएंट थिकनेस होनी चाहिए कि कहीं उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो जाए। फॉर दिस रीजन नेक डायमीटर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस एंड विजिबिलिटी। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है हेड डिजाइन। फाइनली अपना जो मेन पर्पस है हेड डिजाइन कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हेड डिजाइन। ठीक है, तो हेड डिजाइन के ऊपर अलग अलग, एक तो अब आ जाती है इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन। डेंटल बर्ग की जो क्लासिफिकेशन है वो हेड डिजाइन के ऊपर आ जाती है। अलग अलग शेप के, राउंड बर हो गया, इन्वर्टेड बर हो गया, इन्वर्टेड कोन हो गया, टेपर्ड फिशर हो गया, पियर शेप बर हो गया, ठीक है, व्हील बर हो गया, एंड कटिंग बर हो गया, ये सब उसके डिजाइन पर इसकी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, लेकिन अगर हेड डिजाइन की हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप्स का हो गया, एक तो ब्लेडेड और एक हो गया अब्रेसिव, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ब्लेडेड तो वो हो गए जो हम स्टील या टंगस्टन कार्बाइड के जो बर यूज करते हैं जिनमें कटिंग ब्लेड्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये आपका हेड है, तो अगर इसमें आप कटिंग कर दो तो ऐसे ब्लेड्स निकलाएंगी, और इसको जब हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ऐसे ब्लेड निकली हुई मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इस टाइप के बर को बोलेंगे ब्लेडेड बर। वहीं पे जो, अगर मान लो ये मेटल ब्लैंक और इस पे हमने डायमंड अब्रेसिव लगा दिए या सिलिकॉन कार्बाइड के अब्रेसिव लगा दिए, तो इसको बोलेंगे अब्रेसिव बर। तो बेसिकली हेड डिजाइन में दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट एंड अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट। एक बात मैं आपको यही बता देता हूँ, ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट बेटर होते हैं डक्टाइल कटिंग के लिए। किसके लिए, डक्टाइल कटिंग। डक्टाइल क्या होता है, डेंटिन। डेंटिन कैसा होता है, डक्टाइल होता है, जो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो सकता है। तो डेंटिन की कटिंग के लिए, यानी कि इंट्राकोर्नल टूथ प्रिपरेशन के लिए क्या यूज करोगे आप, ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। वहीं पे अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट ब्रिटल मटेरियल को कट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है हमारा, इनेमल। मतलब ये बेटर होता है, ऐसा नहीं है कि वो फिर डेंटिन के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर किसके लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा जो टूथ प्रिपरेशन हम करते हैं वो मैंने पहले ही बताया था कि डायमंड बर से करते हैं। टूथ प्रिपरेशन जब क्राउन क्राउन प्रिपरेशन करते हैं क्राउन लगाने के लिए, तो वो हम प्रेफर किससे करेंगे कटिंग करना, डायमंड बर से, क्योंकि डायमंड बर अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है और वो ब्रिटल मटेरियल को काटता है। ठीक है, और कैविटी प्रिपरेशन के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट जो कि डक्टाइल कटिंग करता है। ठीक है, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब मटेरियल्स पे बेस्ड क्या क्या क्लासिफिकेशन होगी। पहला है स्टील बर, सबसे पहले डेवलप किए गए थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पे आ सकता है कि इसकी हार्डनेस कितनी होती है, विकर हार्डनेस ऑफ स्टील बर इज 800। दूसरी बात है ये बहुत ही स्लो स्पीड में यूज करते हैं, जो हमारे पुराने माइक्रोमोटर वाले बर्स होते हैं, माइक्रोमोटर में यूज होते थे वो वाले बर किसके बने होते हैं, स्टील बर के। स्टील बर की अच्छी बात ये है कि फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं, फ्रैक्चर चांसेस रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, कटिंग एफिशिएंसी कम होती है, इज लेस, बट फ्रैक्चर होने के चांसेस भी कम होते हैं। बहुत जल्दी डल हो जाते हैं, कटिंग Sir, your voice is not there.
नहीं चल रहा था? यस सर। ठीक है, तो अब मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बर, पहला है स्टील बर, ठीक है, दे आर फर्स्ट डेवलप्ड बर। इसकी जो स्पीड, ये स्लो स्पीड में यूज होते थे, लेस देन 5000 आरपीएम, ठीक है। इनका विकर हार्डनेस कितना है? 800। इनकी एडवांटेज ये थी कि ये फ्रैक्चर की टेंडेंसी कम रहती थी, इसमें फ्रैक्चर की टेंडेंसी कम रहती थी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या रहती थी इसके साथ कि बहुत इजीली डल हो जाते थे, इनकी कटिंग एफिशिएंसी कम थी, और इंक्रीज्ड हीट एंड वाइब्रेशन, ये सब इसके डिसएडवांटेज थे। तो बेटर कटिंग एफिशिएंसी के लिए फिर कौन से आए? कार्बाइड बर। कार्बाइड बर कौन से होते हैं? टंगस्टन कार्बाइड। बेसिकली कार्बाइड बर किसके क्या बनते कैसे हैं कि कार्बाइड का पाउडर लिया, इसको कोबाल्ट निकल कोबाल्ट अलॉय के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। किसी के डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट इट। नहीं ये तो अभी किया उसने, उस टाइम पे ये है यार। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है। तो टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट निकल को जब आप अंडर प्रेशर सेंटर करेंगे, उसके बाद एक ब्लैंक बनेगा, ठीक है। तो टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट निकल को मिक्स करके एक ब्लैंक बनाया गया, इसके अलॉय से एक मतलब ब्लैंक बनाया, नॉर्मल स्टील का नहीं है ये। इस ब्लैंक में जब आप कटिंग करेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसको बोलते हैं टंगस्टन कार्बाइड बार। नॉर्मल स्टील की जगह अलॉय ऑफ टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट निकल, इनका एक ब्लैंक बनाया गया, उसमें फिर ब्लेड बनाई गई है। एडवांटेज क्या है? इसका हार्डनेस बहुत ज्यादा है, कितना? 1650 टू 1700 विकर हार्डनेस नंबर, ठीक है। तो ये कटिंग एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। हीट कम प्रोड्यूस करेगा, लेस प्रोड्यूस करेगा, हाई स्पीड पे यूज करेगा। डिसएडवांटेज क्या रहेगा? फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा रहेंगे, फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। हार्डर देन स्टील, डज नॉट dull rapidly, carbide is more brittle and more susceptible to fracture. Most carbide head are welded or braced to a steel shank and neck, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि आप कार्बाइड हेड को स्टील के शैंक पे ब्रेज कर दीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके एमसीक्यू डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्टेनलेस स्टील बर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर कार्बाइड बर एक्सेप्ट। तो अगर आपने इन दोनों के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया तो बहुत इजी है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं बर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले अब हम बर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एज पर शेप्स, एज पर शेप्स। राउंड बर, राउंड बर तो सबने देखा ही होगा, स्फेरिकल शेप का ऐसा राउंड बर दिखेगा आपको। अब राउंड बर यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पहला तो आपको पता है इनिशियल टूथ एंट्री, इनिशियल टूथ एंट्री में यूज कर सकते हैं। दूसरा एक्सटेंशन ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन को एक्सटेंड करने में यूज कर सकते हो। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ रिटेंशन फीचर्स एंड केरीज रिमूव, केरीज को रिमूव करने के लिए, जब केरीज रिमूव करनी है तो स्लो स्पीड पे राउंड बर यूज कर सकते हैं। हमने ये चीज काफी बार पढ़ा होगा, स्लो स्पीड पे राउंड बर यूज करना है फॉर रिमूवल ऑफ सॉफ्ट केरीज। हार्ड केरीज के लिए हाई स्पीड पे यूज करना है, ठीक है, और सॉफ्ट केरीज के लिए स्लो स्पीड पे राउंड बर यूज करना होता है। तो ये सब है राउंड बर के यूज। इजीली क्वेश्चन बन सकता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस राउंड बर इज, ऑप्शन में से 3 डाल देगा कोई भी, एक ऑप्शन कहीं और से उठा के डाल देंगे। फिर सेकंड आ जाता है, अब समझने की जरूरत है, सेकंड आ जाता है इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन एक ऐसा बर का शेप है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। अब ये जो हेड का जो डायमीटर है यहाँ पे, ये नेक के डायमीटर से बड़ा है। ये जो डायमीटर होता है इसको बोलते हैं नेक डायमीटर, ये बोलते हैं इसको हेड डायमीटर। हेड डायमीटर इज ग्रेटर देन नेक डायमीटर, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोन। लेकिन जो ओवरऑल लेंथ है बर की वो बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो हेड
लेंथ इज सेम एज डायमीटर, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है, ये जो हेड डायमीटर है और ये हेड लेंथ है, मैं दूसरे कलर से, ये जो हेड डायमीटर है और ये जो हेड लेंथ है, ये दोनों सेम है, पहली बात तो। दूसरी बात हेड डायमीटर नेक डायमीटर से ज्यादा है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है फॉर इन्वर्टेड कोन। काम कहाँ आती है? टू प्रोवाइड अंडरकट इन टूथ प्रिपरेशन सच एज अमेलगम प्रिपरेशन। एमलगम के लिए जो हम अंडरकट्स देते हैं ना, उसके लिए कौन सा इन्वर्टेड कोन यूज होता है। तीसरा है पियर शेप। पियर शेप्ड बर इन्वर्टेड कोन का बड़ा भाई है। कैसे बड़ा भाई है? इसमें भी हेड डायमीटर नेक डायमीटर से ज्यादा है, लेकिन ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ हेड, इसमें ये ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें हेड लेंथ इज मोर देन दिस हेड डायमीटर, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है? ये भी अंडरकट यूज होता है। तो जो 330 बर हम यूज करते हैं अमेलगम प्रिपरेशन में, उसको हम पियर लॉन्ग पियर शेप बर बोलते हैं, ठीक है। used in normal length class 1 tooth preparation for gold foil. Long length is used for amalgam preparation. Long length का जो पियर शेप है वो अमेलगम प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। नॉर्मल लेंथ का जो पियर शेप है वो क्लास 1 टूथ प्रिपरेशन के लिए होता है, ठीक है। स्लाइटली टेपर्ड कोन होता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टेपर्ड कोन होता है, बस यही फर्क है। इन्वर्टेड कोन में ज्यादा टेपर होता है, पियर शेप में कम टेपर होता है, लेकिन स्टिल ये डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये होता है पियर शेप। फिर आता है स्ट्रेट फिशर। स्ट्रेट फिशर एक तरीके से इलोंगेटेड सिलेंडर है और ये अमेलगम प्रिपरेशन में भी यूज होता है। ये जो देखो, जितना इसका हेड डायमीटर है उतना ही इसका नेक डायमीटर है, बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट फिशर। टेपर्ड फिशर होगा जिसका हेड डायमीटर नेक डायमीटर से कम हो। और एंड कटिंग बर जो लेटरल सरफेस से कट ना करके सिर्फ एंड से कट करे, उसको बोलेंगे एंड कटिंग बर, ठीक है। सो एंड कटिंग बर कहाँ यूज होते हैं? फॉर कैरिंग आउट प्रिपरेशन अपाइकली विदाउट एक्सियल रिडक्शन, मतलब कैविटी वॉल्स पे कटिंग नहीं करेगा, ये यहाँ पे नहीं कटिंग करेगा, ये सिर्फ इस एरिया में कटिंग करेगा, इस एरिया में कटिंग करेगा कैविटी, ठीक है। तो अपाइकल एक्सटेंशन के लिए कौन सा बर यूज होगा? एंड कटिंग बर, ठीक है। तो ये सब डिजाइन मैंने आपको समझा दिया, इसको हम अभी आगे पूरे टेबल में भी समझेंगे डायमीटर वगैरह के साथ। आई होप ये समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बर जो अभी तक हमने डिस्कस की है, उन्हीं को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऑल ऑफ द बर कैन बी क्लासिफाइड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वे एक्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ अटैचमेंट क्लासिफिकेशन है कि भाई लेस टाइप है, फ्रिक्शन टाइप है, या स्ट्रेट शैंक टाइप है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन में बता चुका हूँ, स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन कार्बाइड, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। अकॉर्डिंग टू मोशन मैंने नहीं बताया, अगर बर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको राइट बर बोलते हैं, अगर ब्लॉक बर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको बोलते हैं एंटी लेफ्ट बर। एक नई क्लासिफिकेशन हमने देखी कि बर की कौन सी, अकॉर्डिंग टू मोशन। फिर अकॉर्डिंग टू लेंथ हो सकता है रेगुलर, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूज हो सकता है कटिंग, कटिंग वो होते हैं जिसमें फ्लूट्स कम होती है, 8 to 12, 8 to 10, 6, 8, 10, 12 ऐसे होती है। फिनिशिंग होते हैं, फिनिशिंग में ब्रॉड फिनिशिंग और पॉलिशिंग ब्रॉड होता है 12 to 40 फ्लूट्स, नंबर ऑफ फ्लूट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे 16 to 18 फिनिशिंग के लिए होता है और 30 फ्लूट्स के आसपास होता है पॉलिशिंग के लिए। इस तरीके से एमसीक्यू आते हैं कि बताओ एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितने फ्लूट्स होंगे, फिनिशिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितने फ्लूट्स होंगे, और पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितने फ्लूट्स होंगे। और ये आप जहाँ भी पढ़ते हैं ड्यूरिंग रिवाइजिंग योर पल्स और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि पॉलिशिंग के लिए कितना फ्लूट्स होता है, ये सब, ठीक है। फिर आ जाओ अकॉर्डिंग टू शेप, ये मैं बता चुका हूँ, राउंड कैसा होता है, इन्वर्टेड कोन कैसा होता है, पियर शेप इज बड़ा बड़ा ब्रदर ऑफ इन्वर्टेड कोन। फिर व्हील शेप बर ऐसा होता है, ठीक है, राउंड नहीं, ऐसा फ्लैट सा होता है, ऐसा फ्लैट व्हील टाइप, और उसके ऊपर ये टेपर फिशर बर बता दिया, स्ट्रेट फिशर बता दिया, एंड कटिंग बर बता दिया। तो ये अकॉर्डिंग टू शेप की क्लास। तो ये सारी क्लासिफिकेशन होती है बर्स की जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये टेबल है,
अब तक जो हमने डिस्कस किया ये शेप वेव का, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आना का चांसेस है, इस टेबल से क्वेश्चन आने चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इस टेबल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आई होप ये टेबल आप सबको दिख रही होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम राउंड बर की बात करें तो राउंड बर शुरू होता है हाफ से, ये बाद में ऐड किया गया 1/4, हाफ से शुरू होता था और हाफ से लेके 11 नंबर तक जो भी बर है वो क्या होते थे, राउंड बर, ठीक है। 11 एंड हाफ से लेके 22 तक होता था। ये ओरिजिनल बर की क्लासिफिकेशन है 1891 टू 1954 तक जो यूज की गई थी, ठीक है। तो राउंड बर कहाँ तक है, हाफ से लेके 11 तक। व्हील का है 11 से लेके 22 तक। उसके बाद आता है कोन 22 से लेके 33 तक, ठीक है। कोन का हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वर्टेड कोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड कोन कहाँ से हुआ, 33 से शुरू हुआ और 44 तक, 33.5 से लेके 44 तक, ठीक है। फिर एक बर्ड आ गया, बर्ड आ गया 44 से 51। फिर स्ट्रेट फिशर, स्ट्रेट फिशर हो गया 55 से 62। स्ट्रेट फिशर पॉइंटेड, ये फ्लैट एंड था, स्ट्रेट फिशर फ्लैट एंड, स्ट्रेट फिशर पॉइंटेड है, इस तरीके से। तो पॉइंटेड एंड 66 से 73 तक। फिर आता था पियर शेप 77 से लेके 88 तक, 77.5 से लेके। फिर ओवल है 88 से 95, ठीक है। ये जस्ट एक क्लासिफिकेशन है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा, राउंड बर कहाँ तक है, हाफ से लेके 11 तक। 11 के बाद कौन सा शुरू हो जाता है, व्हील, कब तक, 22 तक। उसके बाद कोन शुरू हो जाता है अप टू 33। फिर 33 से आगे कौन शुरू हो जाता है, इन्वर्टेड कोन अप टू 44। 44 से के बाद है बर्ड, बर्ड के बाद है स्ट्रेट फिशर फ्लैट एंड, उसके बाद है स्ट्रेट फिशर पॉइंटेड एंड, फिर है पियर शेप और ओवल। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके से आ सकता है कि बताओ एक बर है जिसका नंबर है 37, उसका शेप क्या होगा। तो 37 वाला कहाँ पे पड़ता है, इन्वर्टेड कोन। अगर कोई बर है 67 एज पर ओरिजिनल बर हेड साइज, ये क्लासिफिकेशन ये वाली है, 67 है नंबर है, तो वो बताओ क्या कौन सा बर होगा। 67 कौन सा होगा, स्ट्रेट फिशर पॉइंटेड एंड। एक बर है जिसका साइज है, जिसका नंबर है 59, बताओ वो बर कौन सा होगा, स्ट्रेट फिशर फ्लैट एंड। तो अगर आपको ये रेंजेस पता है तो आप इजिली बर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ओवल शेप का बर का नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 88 से 95। तो ये रेंज आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये ओरिजिनल। दूसरी चीज आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये जो हाफ है, ठीक है, इसका साइज कितना है, डायमीटर कितना है हेड का, 0.6। यहाँ पे 1/4 है तो डायमीटर कितना है, 0.5। 1 है उसका डायमीटर कितना है, 0.8। 2 है उसका डायमीटर कितना है, 1। राउंड का तो एटलीस्ट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स एसआर शिप में भी पहले, तो आपके भी आ सकता है। बताओ 1 नंबर का जो राउंड बर है उसका डायमीटर कितना है, 0.8 mm, ठीक है। ऊपर जो लिखे है वो इंच है, नीचे जो लिखे है वो mm है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप इसको याद कर सके। हाँ, हाफ नंबर का जो डायमीटर है राउंड बर का वो कितना है, 0.6 mm या इंचेस में है ये, ठीक है। 1 नंबर का 0.8 या ये 2 का ये, इस तरीके से आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये पहले भी आ चुका है। अब इस क्लासिफिकेशन में 2 चेंजेस और लाए, सफिक्स ऐड किया गया, ठीक है। सफिक्स ऐड किया गया 500 एंड 900, ठीक है। 500 एंड 900, ये 2 सफिक्स ऐड किए गए। क्रॉस कट बर, मैं बताऊंगा क्रॉस कट बर क्या होते हैं। क्रॉस कट बर वो होते हैं, जैसे मान लो ये एक बर डिजाइन, बर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये बर की ब्लेड है। ये जो मैं ग्रीन ग्रीन दिखा रहा हूँ ये मतलब ये एलिवेटेड पोर्शन है, बर के ब्लेड्स हैं। अगर इसमें बीच में डिसकंटिन्यूटी आ जाए, इसको डिसकंटिन्यूस करते हैं, बीच में ग्रूव्स आ गई, ग्रूव्स कर दी, ये ग्रूव्स कर दी, तो इससे क्या होएगा, इस टाइप के बर को बोलते हैं क्रॉस कट बर।
ये बेसिकली बर बनाए गए थे लो स्पीड पे बट बढ़िया कटिंग करने के लिए, लो स्पीड पे यूज करने के लिए, हाई स्पीड पे नहीं करते, ये लो स्पीड पे यूज करते हैं। तो क्रॉस कट बर, जब भी कोई बर जिसके डिजाइन में क्रॉस कट होता है वहां पे सफिक्स किया जाता है 500। इसका मतलब है, अगर मान लो एक क्रॉस कट स्ट्रेट फिशर बर है, क्रॉस कट स्ट्रेट फिशर बर है, तो उसका नंबर हो जाएगा 555, 556, 557, 558, 559। तो आपसे पूछे कि बताओ एक बर है जिसका नंबर है 534, वो क्या है? तो 500 सफिक्स तो लग गया क्रॉस कट, क्रॉस कट इन्वर्टेड कोन, ठीक है। 34 क्या है? इन्वर्टेड कोन। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल अब ये क्रॉस कट बर है, यहाँ पे है 500, 557, 558, 559, तो 500 तो क्रॉस कट हो गया और 56, 57 क्या हो गया? स्ट्रेट फिशर, ठीक है। और 700, 701 ये हो गया टेपर्ड फिशर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर 900 का सफिक्स लगा है तो मतलब वो क्या है? एंड कटिंग है, लेटरल कटिंग उसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई एग्जांपल है 900 का? जैसे ये है 900, 957, 958, हैंड कटिंग फीचर, मतलब डिजाइन उसका ऐसा होगा बस, लेकिन वो हैंड कटिंग पे ही होएगा, लेटरल कटिंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज आते हैं, एंड कटिंग बर में कौन सा सफिक्स ऐड करोगे, क्रॉस कट बर में कौन सा सफिक्स ऐड करोगे, ठीक है। और ये जो मैंने एमसीक्यूज बताए कि ये एमसीक्यू आ सकते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, अब रिसेंट, वो तो 1954 तक फॉलो होता था, अब जो फॉलो होता है वो ये है नेम एंड की डायमेंशन ऑफ रिकमेंडेड बर। और ये टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो तो मैं बस आपको अंडरस्टैंड करवा रहा था, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली शेप पूछते हैं और नंबर याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कौन सा बर कहाँ यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो 1/4 है, 1/4 बर कौन सा मिलेगा आपको? राउंड बर मिलेगा। हाफ मिलेगा, वो क्या मिलेगा? राउंड बर। 2 नंबर मिलेगा राउंड बर, 4 नंबर मिलेगा राउंड बर, आपको पता है ये सारे राउंड बर है। अब इनका साइज भी पता होना चाहिए। 1/4 का टिप डायमीटर है 0.5 हेड डायमीटर, हाफ का है 0.6, 2 का है 1, 4 का है 1.4। ये टिप पे याद होना चाहिए आपको इन चारों का, कभी भी एमसीक्यू आ सकता है आपको, ठीक है। फिर दूसरा है 33, 33 एंड हाफ। मैंने बताया 33 से कौन सा शुरू हो जाता है? इन्वर्टेड कोन, ठीक है। तो 33 एंड हाफ का और 33s, इन दोनों का हेड डायमीटर कितना है? 0.60, कभी भी आ सकती है एग्जाम में। हेड लेंथ कितनी है? 0.45। टेपर एंगल कितना है? 12, ठीक है। याद रखना इन्वर्टेड कोन में टेपर एंगल कितना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इन टेपर एंगल इन इन्वर्टेड कोन, तो ये टेपर एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। फिर 169 या 169 एल बर। अब मैं बता देता हूँ 169, ये दोनों क्या है? टेपर्ड फिशर, क्योंकि ये कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। आपने कहाँ पढ़े हैं 169 एल बर? अगर आप पढ़ोगे तो मैं जब इनले पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। इनले में यूज होते हैं कौन से? 169 एल बर। जो हम बेवलिंग देते हैं, बेवलिंग, उसके लिए कौन सा बर यूज होता है? 169 एल बर। और ये 169 एल बर कौन सा होता है? इलोंगेटेड टेपर फिशर। ये देखो ना, ऐसे टेपर्ड फिशर ये ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 169 एल बर, ठीक है। वहां पे आपको याद होना चाहिए कि इनका हेड डायमीटर कितना है? हेड डायमीटर है 0.9। टेपर एंगल कितना है? 169 एल बर का टेपर एंगल है 4 डिग्री। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। फिर 329 और 330 ये दोनों अमलगम के लिए यूज होते हैं। इनको, इनका शेप कैसा है? पीयर शेप, मतलब इन्वर्टेड कोन का बड़ा भाई। इनका हेड डायमीटर कितना होता है? 330 का तो सेम वही है जो नॉर्मल 245 बर का होता है, 0.8, दोनों का 0.8। आपको पता होगा अमलगम की जो कैविटी प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए जो बर होता है उसका हेड डायमीटर कितना होता है? 0.8। और लेंथ कितनी होती है बर की? 3 mm। 245 वाले का यही है ना, देखो 0.8, 0.8 और 3 mm, ठीक है। 245 पर यही आप पढ़ते हैं अमलगम प्रिपरेशन के लिए, तो वही चीज है यहाँ पे। तो 245 नंबर बर का जो हेड डायमीटर है
वही 330 का डायमीटर। बस जो हेड लेंथ है वो 330 वाले की छोटी है, ठीक है। और ये किस टाइप का बर है? पियर नॉर्मल लेंथ, ठीक है। 245 बर इज ऑल्सो ए पियर लॉन्ग लेंथ। तो ये आपसे एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ बर इज 245 नंबर बर, व्हाट काइंड ऑफ अ बर इज 330 नंबर बर। 330 का ही छोटा भाई कौन सा है? 329, ठीक है। उसमें और छोटी हेड लेंथ और हेड डायमीटर होता है, इसलिए ये भी वही हो गया। फिर 271 और 272 बर, ये कहाँ? तो ये दोनों तो कहाँ यूज हो गए? अमेलगम में। ये कहाँ यूज हो गए? इनले में। ये भी अमेलगम में यूज हो गया। ये कहाँ यूज होता है? 271 या 272, ये भी इनले में यूज होता है। और इनले में मेनली कौन सा यूज होता है? 271 बर, ठीक है। 271 बर का हेड डायमीटर होता है 1.2, ठीक है। और क्या कहते हैं, हेड लेंथ कितनी है? 4, और टेपर एंगल कितना है? 6 डिग्री। तो इनले के लिए जो दो मेन बार यूज होते हैं वो कौन सा है? 271, जो कैविटी की टेपर देने के लिए काम आता है, इसका टेपर कितना है? 6 डिग्री का। और दूसरा है 169 एल्बर, इसका टेपर कितना आता है? 4 डिग्री का। तो ये चीजें यहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो हेड डायमीटर है, अब ये टेपर्ड बर है ना, टेपर्ड बर ऐसा, टेपर्ड बर कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। तो ये जो टेपर्ड बर होता है, इसमें जो हेड डायमीटर होता है वो बेसिकली हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बर का। हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो, हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर वो होता है। तो इसमें 271 में हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन कितना आएगा? 1.2 का। तो यहाँ से इसलिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखनी है, ठीक है। जिसको भी कुछ नोट करना चाहें तो इससे नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका ये नोट डाउन हो जाए, आप मुझको एक बार बता दीजिएगा कि सर आगे चलिए। मूव करें आगे? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बर्ड का डिजाइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया था कटिंग बर्ग की ब्लेड्स कितनी होंगी? 6, 8 या 10 ब्लेड्स। ये एमसीक्यू आ चुका है पहले। फिनिशिंग बर्ग की कितनी होती है? फिर 12 टू 40, ठीक है। 12 टू 18 तो होती है फिनिशिंग ओनली, और उससे ज्यादा होती है अराउंड 30 के आसपास, मतलब 26 टू 30 वो होता है पॉलिशिंग, ठीक है। अब किसी बर्ग, जैसे मैंने बताया था कि ये मान लो आपका एक बर्ग का हेड है, इसको जब आप कट करोगे क्रॉस सेक्शन में तो वो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब सपोज ये बर रोटेट कर रहा है यूं, ठीक है। तो अब इस बर के डिजाइन को आपको पता होना चाहिए क्या क्या एक्सप्रेस कर रहा है। मैंने बताया था इन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लेड। ये एक ब्लेड है, ठीक है। कटिंग जब मिलिंग हुई इसकी, तो ये एलिवेशंस आ गए हैं, जो हम ऐसे दिखा रहे थे ना, ऐसे डायग्राम में। ये एलिवेटेड पोर्शन है, ये है वो एलिवेटेड, इनको बोलते हैं ब्लेड। ये जो डिप्रेशंस है जहां पे डेब्रिस आके एक्यूमुलेट होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लूट। क्या बोलेंगे? फ्लूट। अब ये सब इसलिए पता होना चाहिए, हो सकता है ये आपसे किसी भी एमसीक्यू में डायग्राम देख के पूछ लें कि बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। अब ये जो ब्लेड है, एक तो सिंपली ऐसे हो सकती है, और कई बार ये ब्लेड कैसे होगी, ये जो ब्लेड है ऐसे शार्प ना होके हो सकता है ऐसे फ्लैट भी हो, ठीक है। ऐसे फ्लैट भी हो सकती है। तो एक चीज याद रखना कि जब भी, अब सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक होता है रेक फेस। क्या होता है? रेक फेस। रेक फेस होता है, मान लो ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है बर, तो हमेशा कटिंग होगी इस फ्रंट से, ठीक है। ये वाला फ्रंट कट करेगा कटिंग, इसको बोलते हैं रेक फेस। तो जो जो पोर्शन कट करता है उसको क्या बोलेंगे? रेक फेस।
और जहां से डेब्रिस एक्यूमुलेट होके जाएगा फ्लूट में उसको बोलेंगे क्लियरेंस फेस। तो ये क्या हो जाएगा? क्लियरेंस फेस। तो ये बैक वाला एरिया क्या होगा? क्लियरेंस। तो रेक फेस और क्लियरेंस फेस के बीच में कई बार एक फ्लैट एंड होता है जो टूथ स्ट्रक्चर के पैरेलल होता है, टूथ स्ट्रक्चर के बिल्कुल पैरेलल होएगा। तो ये जो फ्लैट एंड है जो कटिंग नहीं करेगा इसको हम क्या बोलते हैं? लैंड। ये सबको समझ में आया बात? अगर सपोज मानो ये आपका रेक फेस है, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये रेक फेस होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे फ्लैट होता और ये आपका क्लियरेंस फेस होता। तो इस फ्लैट पोर्शन को क्या बोलते हैं आप? लैंड। ये लैंड क्या करता है? कटिंग नहीं करता। इसका डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ये है कि ये इस एज को, इस रेक फेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एकदम से पतला नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो लैंड आपने बनाया है ये कटिंग नहीं करेगा, ये फ्रिक्शन करेगा, तो यहाँ पे खामखाई हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये डिसएडवांटेज। तो ये 3 चीज पता होनी चाहिए, रेक फेस, क्लियरेंस फेस और लैंड। ये मैंने बता दिया, अभी आगे भी यही बताएंगे। ये सबको क्लियर है ये बात? क्या रेक फेस है, क्या क्लियरेंस फेस है, क्या क्लियर है सबको? Yes, सर sir. अपनी अगेन समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? सर। ये लैंड एरिया एक स्पेस एंड क्लियरेंस स्पेस एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, ये जस्ट सपोज करो एक वर्क डिजाइन बनाया मैंने, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। अगर ये वर्क यूं घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये जो एरिया है जो फेस कटिंग करता है उसको बोलते हैं रेक फेस, ठीक है। जो फेस जहां से डेब्रिस एक्यूमुलेट होके फ्लूट स्पेस में जाएगा उसको बोलते हैं क्लियरेंस फेस, ठीक है। कई बार क्या होता है, अब ये इतना पतला है पोर्शन ये वाला कि इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्रैक्चर, कई बार फ्रैक्चर ना हो इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका रेक फेस है इसके बाद 90 डिग्री पे फ्लैट पोर्शन दे दिया, ये फ्लैट पोर्शन कोई कटिंग नहीं करेगा, उसके बाद क्लियरेंस फेस शुरू हुआ है। तो ये जो फ्लैट पोर्शन है जो कटिंग नहीं करता उसको बोलते हैं लैंड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लैंड। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक सिर्फ इतना पोर्शन जो ब्लेड है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे देखो, इसमें ये दिखा रखा है ब्लेड का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, ये इस टूथ का मतलब इस इंस्ट्रूमेंट, ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, उसका सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है इन्होंने ये लिया है और इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ये। तो इसमें वापस आ जाते हैं, ये जो फेस है ये क्या हो जाएगा? रेक फेस। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन गया? रेक फेस। इतना समझ में आया सबको? ठीक है। अब ये जो पीछे वाला पोर्शन है अगर ये कंटिन्यूस होता है ऐसे तो ये क्या बन जाता? एक सिंगल क्लियरेंस फेस। क्या बन जाता? सिंगल क्लियरेंस फेस। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका रेक फेस है क्योंकि ये कटिंग करेगा। रेक फेस के 90 डिग्री पे जो फ्लैट पोर्शन है जो कटिंग नहीं कर रहा, सिर्फ एज को स्ट्रेंथ दे रहा है 90 डिग्री पे, इसको बोलेंगे लैंड। ये क्या बन गया? लैंड। ये कटिंग नहीं करेगा, ठीक है। और फिर ये डिफरेंट एंगल पे दिया है, इसको बोलेंगे क्लियरेंस फेस। तो याद रखना, रेक फेस के 90 डिग्री पे अगर कोई फ्लैट सरफेस होता है उसको क्या बोलेंगे? लैंड। ये कटिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ इस एज को स्ट्रेंथ देगा। वहीं पे अगर इसको ऐसे बना देते हैं, ये रेक फेस है आपका, उसके बाद ये क्लियरेंस फेस है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लैंड नहीं होता कोई भी, तो यहाँ पे ये एज एंगल, इसको बोलते हैं रेक फेस और क्लियरेंस फेस के बीच में जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे?
एज एंगल, ये बहुत कम हो जाता है और इसके फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो फ्रैक्चर टेंडेंसी को कम करने के लिए आपने क्या दिया, लैंड देते हैं। लैंड एक फ्लैट एरिया है जो रेक फेस के कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। तो जब भी लैंड प्रेजेंट होगा तो क्लियरेंस एंगल सिंगल क्लियरेंस एंगल नहीं होगा, दो क्लियरेंस एंगल हो जाएंगे। जैसे कि लैंड ने जो टूथ सरफेस से एंगल बनाया उसको बोलेंगे प्राइमरी क्लियरेंस एंगल, और जो ओरिजिनल क्लियरेंस फेस ने जो टूथ सरफेस से एंगल बनाया उसको बोलेंगे सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल। तो जब भी इस टाइप का डिजाइन होगा तो इसको इसमें दो क्लियरेंस एंगल होंगे, प्राइमरी क्लियरेंस एंगल एंड सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल। ठीक है। सो अब जैसे हम बर ब्लेड की बात करते हैं, अब यहाँ पे जो मैंने बताया वही चीज मैं आपको बता देता हूँ। ईच ब्लेड हैज टू साइड, हर ब्लेड के दो साइड है, एक रेक फेस या ब्लेड फेस जो कटिंग करता है, लीडिंग एज होता है। दूसरा है क्लियरेंस फेस या सरफेस ऑफ द ब्लेड ऑन ट्रेलिंग एज, जहां से डेब्रिस आएगा, तो डेब्रिस यहाँ से जाएगा फ्लूट में। तो ये कौन सा हो गया, क्लियरेंस फेस। अब क्लियरेंस फेस यूजुअली सिंगल भी हो सकता है और दो क्लियरेंस भी हो सकते हैं। जब दो डबल कब हो गया, जब भी कोई लैंड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे लैंड प्रेजेंट है और फिर ये क्लियरेंस फेस प्रेजेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं हम एंगल्स की। तीन एंगल इंपॉर्टेंट है इसी में, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल एंड एज एंगल। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, एज एंगल, और एक और आता है कटिंग एंगल। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे ये क्या है, ये रेडियस है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो यहां से जो लाइन सेंटर ऑफ रोटेशन पे जाएगी वो क्या है, रेडियस, एक्सिस ऑफ पर। इसे क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ पर। तो जो रेक फेस का, ये क्या है, रेक फेस, रेक फेस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बर, मतलब रेडियस से जो एंगल होता है उसको क्या बोलेंगे, रेक एंगल। तो ये जो पिंक में आ गया ये क्या है, रेक एंगल। दूसरा है क्लियरेंस फेस का, ये क्लियरेंस फेस फर्स्ट है जो कि लैंड है ये, और ये क्लियरेंस फेस सेकंड है जो ओरिजिनल क्लियरेंस फेस है। तो असल में अगर सिर्फ एक होता क्लियरेंस फेस, मान लो ऐसा, तो एक ही क्लियरेंस एंगल होता है, लेकिन ऐसा है क्या, यहाँ पे लैंड प्रेजेंट है इसलिए इस डायग्राम में दो क्लियरेंस एंगल दिखाने पड़ेंगे। ये तो हो गया प्राइमरी क्लियरेंस एंगल जो लैंड ने टूथ सरफेस से बनाया। लैंड ने किससे बनाया, टूथ सरफेस से। लैंड का टूथ सरफेस से जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी क्लियरेंस एंगल। और सेकंड वाला क्लियरेंस फेस का टूथ सरफेस से जो एंगल है उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल। तो येलो वाला प्राइमरी क्लियरेंस एंगल है, ग्रीन वाला सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल है। तो जब भी लैंड प्रेजेंट होता है तो क्लियरेंस एंगल टू क्लियरेंस एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और रेक फेस और क्लियरेंस फेस, इसमें जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, एज एंगल। जब भी लैंड प्रेजेंट होता है तो एज एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मान लो यहाँ पे लैंड प्रेजेंट नहीं होता और डायरेक्टली एक क्लियरेंस फेस होता तो ये डेफिनेटली 90 से कम होता। ठीक है। तो रेक फेस और क्लियरेंस फेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, एज एंगल। तो आप इस डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हैं, जो पर्पल पिंक कलर में हमें दिख रहा है ये कौन सा है, रेक एंगल। ये ब्लू कलर में जो मैंने दिखाया रेक फेस और क्लियरेंस फेस के बीच का एंगल बताया, इसको क्या बोलेंगे, एज एंगल। लेकिन यहाँ पे लैंड प्रेजेंट है तो ये एज एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सपोज ये यही इसका क्लियरेंस फेस होता तो ये एंगल कितना हो जाता, लेस देन 90 डिग्री हो जाता। ठीक है। प्राइमरी क्लियरेंस एंगल, सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल भी मैंने आपको बता दिया है। अभी फिर से ये डायग्राम देखिए। ठीक है। ये जो येलो दिख रहा है पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे आप, एज एंगल। ठीक है। इंक्रीजिंग द एज एंगल, अगर आपने एज एंगल को बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, कटिंग एज स्ट्रांग हो जाएगा। कटिंग एज कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा।
फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग एफिशिएंसी ये किया जाता है, क्योंकि लैंड क्या करेगा, लैंड कटिंग नहीं करेगा, लैंड क्या करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ये डिसएडवांटेज है। और जब भी लैंड प्रेजेंट होगा तो क्लियरेंस एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी क्लियरेंस एंगल एंड सेकेंडरी। अब ये मैं क्लियरेंस एंगल बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूँ। जैसे ये फ्लूट है, ये आपका रेक फेस हो गया, ये आपका लैंड हो गया, और ये हो गया क्लियरेंस फेस। तो जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो आपके पास एक प्राइमरी क्लियरेंस होगा और एक सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल होगा, ठीक है। तो प्राइमरी क्लियरेंस एंगल क्या होता है, द एंगल द लैंड विल मेक विद द वर्क, वर्क मतलब जो टूथ सरफेस है। सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल क्या होगा, द एंगल बिटवीन द बैक ऑफ द बर एंड द वर्क, बैक ऑफ द बर एंड द टूथ। अगर लैंड प्रेजेंट नहीं होगा तो सिर्फ एक ही क्लियरेंस एंगल होगा, ठीक है, वहां पे फिर प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होगा। कई बार जो क्लियरेंस फेस होता है वो स्ट्रेट ना होके कर्व्ड होता है, जब वो कर्व्ड होगा तो उसको बोलते हैं रेडियल क्लियरेंस एंगल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहीं पे देख लीजिए। जब भी क्लियरेंस फेस कर्व्ड होगा तो उसको बोलेंगे कर्व्ड क्लियरेंस एंगल, रेडियल क्लियरेंस एंगल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम वापस रिवाइज करेंगे आपका, उससे पहले हम चलते हैं रेक एंगल पे, ठीक है। रेक एंगल के लिए मेरे को एक खाली स्लाइड चाहिए। एक मिनट, यहीं पे मैं बताता हूँ। इधर हम डिस्क्राइब करते हैं। सपोज ये आपका एक बर ब्लेड में बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो इसका रेडियस भी ऐसे ही कोइंसाइड कर रहा है, रोटेट ऐसे कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेक फेस और रेडियल लाइन एक्सिस ऑफ द बर, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। तो यहाँ पे रेक एंगल मैंने क्या बताया था, एंगल बिटवीन रेक फेस एंड रेडियल लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, रेक एंगल। तो यहाँ पे रेक फेस और रेडियल लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल रेक एंगल, ठीक है। वहीं पे ये डिजाइन मान लो ऐसा होता, और ये आपका रेडियल लाइन है, ठीक है। बर कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। ये आपका रेक फेस है, ये आपका क्लियरेंस फेस है, ये आपकी रेडियल लाइन है। तो यहाँ पे रेक फेस इज अहेड ऑफ रेडियल लाइन। जब भी रेक फेस इज अहेड ऑफ रेडियल लाइन तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रेक एंगल। याद कर लो दिमाग में ये कि रेक फेस इज अहेड ऑफ रेडियल लाइन, उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेक एंगल, ठीक है। फिर तीसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन क्या है, ये आपकी रेडियल लाइन है। रेडियल लाइन मतलब एक्सिस ऑफ द बर्थ। मान लो अगर ये एक्सिस आपकी जैसे यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो ये रेक फेस और ये एक्सिस कोइंसाइड करके, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल रेक एंगल। यहाँ पे तीसरी सिचुएशन ऐसी है, ये है आपका बर डिजाइन ऐसे रोटेट कर रहा है, ये आ गया आपका रेक फेस, ये हो गया क्लियरेंस फेस, और यहाँ पे ये जो रेक फेस है ये रेडियल लाइन से पीछे है, ना कि आगे। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेक एंगल, ठीक है। यही चीज मैं अब इस डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ। ये देखना, पहले तो
रेक एंगल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लेड। और रेक एंगल होता क्या है? एंगल बिटवीन रेक फेस एंड रेडियल लाइन। रेक फेस और रेडियल लाइन के बीच का एंगल है। तो हम जहां पे भी देखेंगे रेक फेस और रेडियल लाइन का। अब इसमें आता है पॉजिटिव रेक एंगल। व्हेन रेक फेस ट्रेल्स द रेडियल लाइन, जब भी, तो याद रखना रेक जब भी पीछे रहेगा तो क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए आपको रेक फेस को रेडियल लाइन के पीछे रखना है, ठीक है। तो ये डायग्राम है पहले वाला, दिस डायग्राम। ये है आपकी रेडियल लाइन, ये है आपका रेक फेस। तो रेक फेस इज ट्रेलिंग बिहाइंड रेडियल लाइन। अब आप ये देख सकते हो इससे क्या हो रहा है। रेक फेस सीधा टूथ स्ट्रक्चर में के साथ कैसा एंगल बना रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल। कैसे बना रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे जो चिप्स हैं वो ऐसे उखड़ेंगी, कटिंग होगी, तो ये प्रॉपर कटिंग करेगा। तो कटिंग पॉजिटिव रेक एंगल की ज्यादा है, कटिंग ज्यादा है, कटिंग ज्यादा। लेकिन वहीं पे ये जो एज एंगल है, एज एंगल क्या है? रेक फेस। एज एंगल क्या होता है? रेक फेस और क्लियरेंस फेस के बीच का एंगल। यहाँ पे जो एज एंगल है ये कैसा है? बहुत ही कम है। तो यहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। दूसरा सिनेरियो ये है कि यहीं पे आपकी रेडियल लाइन है और यहीं पे आपका ये रेक फेस है, दोनों कोइंसाइड कर गए, तो ये क्या कहेगा? न्यूट्रल रेक एंगल। तीसरा सिनेरियो, ये आपका रेक फेस है, ठीक है, और ये आपकी रेडियल लाइन है। तो रेक फेस रेडियल लाइन से आगे है तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक इज ऑलवेज अहेड, ऐसे याद कर लो। नेगेटिव रेक इज ऑलवेज अहेड। तो नेगेटिव रेक एंगल तब होता है जब रेक हमेशा आगे, रेक फेस आगे हो। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये जो एंगल है वो कैसा हो गया? एक्यूट। एक्यूट हो गया। तो ये डायरेक्टली कभी भी डेंटिन को कट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा? स्क्रैप करेगा। कैसा मोशन होएगा? स्क्रैपिंग मोशन। यहाँ पे सीधा चिप्स को उखाड़ रहा था, यहाँ पे ये कितना मूव करे, ये हमेशा कैसा आएगा? स्क्रैपिंग मोशन। तो नेगेटिव रेक एंगल कैसा करेगा? स्क्रैपिंग मोशन। ये जो एज एंगल होता है रेक फेस और क्लियरेंस फेस का, इसमें ये ज्यादा है, एज एंगल सफिशिएंट है, तो एज स्ट्रेंथ पूरी है, यहाँ पे एज स्ट्रेंथ पूरी है, तो फ्रैक्चर के चांसेस कम है। लेकिन कटिंग कैसे हो रही है? बाय स्क्रैपिंग एक्शन। तो कटिंग एफिशिएंसी नहीं, मतलब कटिंग इफेक्टिवनेस कम हो गई। तो अब आपको क्या समझना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिव रेक एंगल मतलब कि कटिंग लेस बट फ्रैक्चर चांसेस भी लेस, ठीक है। वहीं पे पॉजिटिव रेक एंगल में क्या है? कटिंग ज्यादा, मोर कटिंग, वहीं पे फ्रैक्चर चांसेस भी मोर, ठीक है। तो इसलिए हमारी डेंटल ऑपरेटरी में जो मैक्सिमम ऑपरेटिव के लिए, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में जो मैक्सिमम बर हम यूज करते हैं वो किस एंगल के होते हैं? नेगेटिव रेक एंगल। एक, अब क्यों होते हैं ये देखो, एक होता है टर्मिनोलॉजी कटिंग इफेक्टिवनेस और एक होती है कटिंग एफिशिएंसी। कटिंग इफेक्टिवनेस एंड कटिंग एफिशिएंसी। कटिंग इफेक्टिवनेस मतलब ये है लेस एनर्जी, सॉरी, कटिंग इफेक्टिवनेस मतलब कि ज्यादा कटिंग कौन कर रहा है? मोर कटिंग कौन कर रहा है? मोर कटिंग, दैट इज कटिंग इफेक्टिवनेस। कटिंग एफिशिएंसी मतलब मोर कटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ लेस एनर्जी।
लेस एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, कटिंग एफिशिएंसी। तो अब जो नेगेटिव रेक एंगल है ये कटिंग तो कम करता है, तो इसकी कटिंग इफेक्टिवनेस तो क्या है, लेस, लेकिन इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस भी लेस हैं, तो इसकी जो कटिंग एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी वो ज्यादा हो जाती है, कटिंग एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। तो याद रखना नेगेटिव रेक एंगल हैव बेटर कटिंग एफिशिएंसी देन पॉजिटिव रेक एंगल, पहली चीज तो ये है। ठीक है, तो एक और बात है, हमें कट क्या करना है, इनेमल और डेंटिन, या फिर रेस्टोरेशन रिमूव करनी है जैसे अमेलगम। सो एक स्टेटमेंट में, फॉर कटिंग हार्ड ब्रिटल मटेरियल्स a negative rake angle minimize fractures of the cutting edge and increasing the tool life। ठीक है, इसलिए जो हम ऑपरेटिव बर यूज करते हैं, कार्बाइड बर, उनमें कैसा होता है, दे हैव स्लाइटली नेगेटिव रेक एंगल। ठीक है, तो कंजर्वेटिव जो बर है यूजुअली कैसे रेक एंगल होते हैं, नेगेटिव रेक एंगल। तो आप पूछोगे पॉजिटिव रेक एंगल कहाँ होते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल एंडोडोंटिक फाइल्स में होते हैं। रीसेंट एंडोडोंटिक्स फाइल जो है ना, अब आजकल जो आ रही है, उसमें पॉजिटिव रेक एंगल होते हैं। पॉजिटिव रेक एंगल में चांसेस क्या है, कटिंग तो अच्छी करेगा, कटिंग इफेक्टिवनेस तो अच्छी होगी, लेकिन एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये इसका मेन पर्पस है जो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अब आपको रेक एंगल पता होना चाहिए, एज एंगल पता होना चाहिए, प्राइमरी क्लियरेंस एंगल, रेडियल क्लियरेंस एंगल, सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल और सिंपल क्लियरेंस एंगल, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेक एंगल क्या है, रेक फेस और रेडियल लाइन के बीच में जो एंगल हो रहा है, ये जो रेक फेस और यहीं पे जो रेडियल लाइन है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो रेक एंगल। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। तो कटिंग एफिशिएंसी रेक एंगल पे डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड करती है। और किस पे डिपेंड करेगी कटिंग एफिशिएंसी, और भी अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्लियरेंस एंगल आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो एक बार ये सब चीजें देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा। लिखना है तो लिख सकते हैं आप ये। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं समझा सकता हूँ अभी आपको, नहीं है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। सर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा वापस रिपीट कर दीजिए। कटिंग इफेक्ट, एक मिनट रुकना। कटिंग इफेक्टिवनेस होता है अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर रिमूवल। ठीक है, तो पॉजिटिव रेक एंगल में क्या होगा, कटिंग अच्छी होती है, तो कटिंग इफेक्टिवनेस तो पॉजिटिव की ज्यादा अच्छी है। ठीक है, नेगेटिव रेक एंगल में कैसा होता है, स्क्रेपिंग मोशन होता है, तो नेगेटिव रेक एंगल की कटिंग इफेक्टिवनेस कम होती है। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब होता है कम एनर्जी एक्सपेंड करके ज्यादा कटिंग करना। ठीक है, अब पॉजिटिव रेक एंगल में ये जो एज एंगल है यहाँ पे, ये होता है थिन। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये बेटर कटिंग कर रहा है बट फ्रैक्चर हो जाएगा, इसलिए इसकी एफिशिएंसी हो जाती है कम। वहीं पे एक नेगेटिव रेक एंगल के अंदर सफिशिएंट एज स्ट्रेंथ होगी, सफिशिएंट एज स्ट्रेंथ होगी, तो उसकी कटिंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। तो नेगेटिव रेक एंगल हैव बेटर कटिंग एफिशिएंसी देन पॉजिटिव रेक एंगल, ये बात समझ लो। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम फ्रैक्चर होने की कैपेबिलिटी रखता है, उसकी कटिंग एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, कंसेंट्रिसिटी एंड रन आउट। ठीक है, ये भी टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी बर के, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर, कंसेंट्रिसिटी एंड रन आउट। ठीक है, कंसेंट्रिसिटी समझो क्या है, एक बर है, उसके क्रॉस सेक्शन में ये अलग अलग उसकी ब्लेड्स हैं। ठीक है, हो सकता है एक ब्लेड बड़ी हो, दूसरी छोटी हो, तीसरी फिर बड़ी, चौथी फिर छोटी हो। तो एक ब्लेड बड़ी है, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक छोटी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बर की ब्लेड सिमेट्रिकल है या नहीं है?
या कितनी सिमेट्री है इनकी बर की ब्लेड में, तो उसका जो मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं कंसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिसिटी। कंसेंट्रिसिटी में क्या करेंगे, हर ब्लेड की टिप से एक सर्कल पास आएगा, ठीक है, हर ब्लेड की टिप से एक सर्कल पास होएगा ऐसे। तो जब हर ब्लेड की टिप से एक सर्कल पास होगा तो जितने क्लोजली ये सर्कल एक दूसरे से पास होंगे उतना ही वो क्या होगा, कंसेंट्रिक बर डिजाइन। तो बेसिकली बर ब्लेड के डिजाइन को आइडेंटिफाई करता है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिसिटी। कंसेंट्रिसिटी इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द सिमेट्री ऑफ बर। मैंने यही कहा ना, क्या पता करेगा ये, सिमेट्री। इट मेजर्स हाउ क्लोजली अ सिंगल सर्कल कैन बी पास थ्रू द टिप ऑफ ऑल ब्लेड्स। अगर आपने कोई सर्कल बनाया तो वो जो ये ब्लेड की टिप्स हैं इनसे कितना क्लोजली पास करेगा ये आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। इट ये क्या इंडिकेट करता है, वेदर वन ब्लेड इज लॉन्गर और शॉर्टर देन द अदर है, और ये एक स्टैटिक मेजरमेंट है। तो ये कुछ स्टेटमेंट है कंसेंट्रिसिटी का। हो सकता है आपसे क्वेश्चन आ जाए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंसेंट्रिसिटी एक्सेप्ट। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट्स पता होना चाहिए। पहली बात तो कंसेंट्रिसिटी एक स्टैटिक मेजरमेंट है, दूसरा ये केवल सिमेट्री ऑफ बर बता रहा है, तीसरा ये बता रहा है कि अगर एक सर्कल पास करे थ्रू द टिप ऑफ ईच ब्लेड तो वो सर्कल कितना क्लोजली पास करेगा थ्रू द टिप ऑफ ईच ब्लेड, ठीक है। तो ये एक तरीके से बता रहा है कि एक ब्लेड बड़ी है दूसरी छोटी है, तो ये कितनी बड़ी और कितनी छोटी ब्लेड है इसका डिफरेंस बताता है, तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रिसिटी। सेकंड चीज है रन आउट, ठीक है। रन आउट क्या बोलता है, रन आउट बोलता है कि मान लो एक स्टैटिक पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है टच सरफेस पे, मान लो एक फिक्स पॉइंट बता दिया आपने, इसके अगेंस्ट जब आप बर को रोटेट करोगे, बर को अब आपने एक फिक्स पॉइंट स्टैटिक पॉइंट के अगेंस्ट रोटेट किया है, जब बर रोटेट कर रहा है तो एक फिक्स पॉइंट से वो कितनी ब्लेड पास हो रही है उस बर की, वो बताता है उसका रन आउट। ये एक चीज और बताता है कि ये जो मान लो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ बर है, एक तो बर की एक्सिस का जो सेंटर है और जो ये जो ये बर रोटेट कर रहा है उसका जो सेंटर है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक ये बर है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन ये मैंने ब्लेड बना दी, ठीक है, इसका सेंटर है ये, और अब ये जब रोटेट कर रहा है तो भी ये सेंटर के थ्रू कर रहा है या ये कुछ एक्सेंट्रिकली मूव कर रहा है जब बर घूम रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहते हैं, रन आउट। तो रन आउट की पहले तो वैल्यू पूछते हैं, वैल्यू कितनी होती है 0.023 mm। इससे ज्यादा अगर डिफरेंस हो, इससे ज्यादा अगर रन आउट हो जाए तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द एक्यूरेसी विद विच ऑल ब्लेड टिप्स पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज रोटेटेड। मैंने बताया ना, एक सिंगल पॉइंट है यहाँ पे, उससे जब बर को रोटेट किया तो कितनी ब्लेड वहां से पास कर रही है, ये कौन बताएगा, रन आउट। और कैसे पता कर सकते हैं, सपोज एक टच सरफेस है उसमें आपने होल बनाया, ठीक है, अगर वो बर सेंट्रिक है तो वो छोटा सा होल ऐसे बनेगा सिंपल सा, लेकिन अगर वो बर रन आउट हो रखा है तो वो होल बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल रन आउट की वैल्यू कितनी है 0.023 mm। इट मेजर एक्सेंट्रिसिटी ओनली। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, अगर ये बर अपनी एक्सिस पे रोटेट ना करके अपने डिफरेंट एक्सिस पे रोटेट करने लग जाए तो वो उसको क्या बोलेंगे, रन आउट, ठीक है। शॉर्टर लेंथ का बर होता है उसमें कम चांसेस होते हैं रन आउट के, लंबे लेंथ का बर होता है उसमें ज्यादा चांसेस है। लॉन्ग शैंक बर में रन आउट के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेस शैंक में कम होते हैं, ठीक है। तो रन आउट एक्सेंट्रिसिटी को भी मेजर करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रन आउट एक्सेंट्रिसिटी को मेजर कर सकता है, और इट मेजर द एक्यूरेसी विद विच ऑल ब्लेड टिप पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज रोटेटेड। वैल्यू कितनी है रन आउट की
0.023 mm। ठीक है, सर वीडियो स्टक। No, हेलो, sir, run out. Sir, run out. रन आउट। ये रन आउट वाला लिख लिया था आप लोगों ने, रन आउट ऑकर, यस सर। ये हो गया था ना। यस सर। अब नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है, एडिशनल फीचर्स इन हेड डिजाइन। अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल फीचर्स का। ये क्रॉस सेक्शन को ऐसे कट, इस हेड को यहाँ से काट दें तो क्रॉस सेक्शन में ऐसे ऐसा ऐसा दिखेगा, जिसको हम रेक एंगल वगैरह बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हमें क्या क्या दिख रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हमें क्या क्या दिख रहा है, इसे बोलते हैं
नेक डायमीटर, यहाँ पे जो आपका डायमीटर होगा उसको क्या बोलेंगे, नेक डायमीटर। जो लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ हेड होगा, मान लो अगर इसको हम यहाँ से कट करते हैं और ये आपकी ब्लेड्स ऐसे ऐसे दिख रही है, ठीक है, ये तो ये जो लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है ब्लेड कट करने के बाद उसे बोलते हैं हेड डायमीटर, ठीक है। ये क्या है, हेड लेंथ। ये जो दो टेपर्ड वॉल हैं, इन दोनों के, ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा इसको बोलते हैं टेपर एंगल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, हेड लेंथ क्या होता है, टेपर एंगल क्या होता है, नेक डायमीटर क्या होता है। अब मैं बता चुका हूँ नेक डायमीटर का सिग्निफिकेंस तो यही है कि नेक डायमीटर ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा चौड़ा होगा तो आपको विजिबिलिटी में इंपेयर करेगा, ज्यादा पतला होगा तो बर के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। टेपर एंगल का क्या सिग्निफिकेंस है कि टेपर प्रिपरेशन करने के लिए आपको जैसे अगर वेवलिंग करनी है इनले में तो आपको ज्यादा टेपर चाहिए, 2 to 6 डिग्री सॉरी बेवलिंग करनी है तो कम टेपर चाहिए 4 डिग्री का। वहीं पे अगर आपको इंट्राकोर्नल प्रिपरेशन करनी है इनले की तो आपको कितना चाहिए, 4 to 6% का टेपर चाहिए, तो वहां पे ज्यादा टेपर वाला बर यूज करोगे। तो हम कौन सा बर यूज करते हैं, 271 नंबर का बर यूज करते हैं। हेड लेंथ हमें पता होना चाहिए, अगर हम लिमिटेड माउथ ओपनिंग है तो हमें ऐसा बर यूज करना है जिसकी हेड लेंथ हो छोटी, ठीक है। हमें शैलो डेप्थ पे जाना है तो भी हम हेड लेंथ छोटी हेड लेंथ वाला बर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है। और क्या है, स्पाइरल एंगल। स्पाइरल एंगल क्या होता है, ये जो ब्लेड है ये क्या है, ब्लेड, ठीक है, ये अलग अलग, इन ब्लेड का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जो एंगल होता है इसे क्या बोलते हैं, स्पाइरल एंगल। ये जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरल एंगल। तो यहाँ पे ये जो y दिख रहा है, y, द एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ब्लेड, longitudinal axis of the burr and this blade, this is known as spiral angle। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस ऐसा कोई डायग्राम आए और ये y दिखा दे आपको तो इससे क्या बोलेंगे, स्पाइरल एंगल, ठीक है। मैं वापस चलूंगा पिछले डायग्राम पे। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और ये आपकी ब्लेड है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे बोलेंगे स्पाइरल एंगल, y से जो डिनोट किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, स्पाइरल एंगल इज द एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बर एंड ब्लेड, ब्लेड एंड बर, इसके बीच में जो एंगल है इसे क्या बोलेंगे, स्पाइरल एंगल। स्पाइरल एंगल क्या करता है, इट improves कटिंग एफिशिएंसी, कटिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है स्पाइरल एंगल। कटिंग एफिशिएंसी मतलब ज्यादा कटिंग लेकिन कम एनर्जी वेस्ट करके, इसका मतलब फ्रैक्चर रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है ब्लेड की। तो स्पाइरल एंगल क्या करेगा, कटिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। तो स्पाइरल एंगल कितना होना चाहिए, देखो स्पाइरल एंगल, अगर ये ब्लेड स्पाइरल एंगल को कम कर दें तो ये कटिंग कम करेगा, क्लॉग होने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन इसका जो फ्रैक्चर होने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। इसलिए लोअर स्पाइरल एंगल क्या है, लोअर स्पाइरल एंगल improves कटिंग एफिशिएंसी, कटिंग एफिशिएंसी को लोअर स्पाइरल एंगल इंप्रूव करता है। मतलब कि जो हाई स्पीड में अगर आपको किसी बर को यूज करना है तो ऐसा बर यूज करना है जिसका स्पाइरल एंगल कैसा हो, लोअर स्पाइरल एंगल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। कटिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय व्हाट, रेक एंगल में नेगेटिव रेक एंगल से, स्पाइरल एंगल में लोअर स्पाइरल एंगल से। ये स्मूथ वॉल प्रोड्यूस करता है। हाई स्पीड पे स्मॉलर स्पाइरल एंगल इज प्रेफर्ड टू इम्प्रूव कटिंग एफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पे ये अब ये देख रहे हो, ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये ब्लेड है, ब्लेड पे ये सरेशन से दिख रहे हैं। सरेशन क्या है कि आपकी एक ब्लेड कंटिन्यूस ना होके उसमें आपने ये बीच में डिसरप्शंस डाल दिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, लेंथ ऑफ ब्लेड को डिक्रीज कर दिया। जो कंटिन्यूस ब्लेड, जो
कटिंग कर रही थी आपने वो कहीं ना कहीं कम कर दी है, तो इस टाइप के बर को बोलते हैं क्रॉस कट बर। इस टाइप के बर को क्या बोलेंगे, जहाँ पे बीच में ये डिप्रेशन से डाल दिए, ग्रूव्स डाल दिए, इनको क्या बोलते हैं, क्रॉस कट बर। क्रॉस कट बर पुराना फीचर से पहले होते थे। इसमें ये बेसिकली बर कहाँ यूज होते हैं, लो स्पीड पे। लो स्पीड पे कटिंग इफेक्टिवनेस, ज्यादा कटिंग के लिए क्या डालते थे, क्रॉस कट। क्रॉस कट क्या इंप्रूव करता है, कटिंग एफिशिएंसी नहीं, कटिंग इफेक्टिवनेस। ज्यादा अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करना होता है लो और मीडियम स्पीड पे, इसके लिए क्रॉस कट डालते थे। अब जो रिसेंट बर्स आ रहे हैं उसमें क्रॉस कट्स नहीं होते, उसमें क्रॉस कट नहीं होते, क्रॉस कट हटा दिए गए। ठीक है, अगर हाई स्पीड पे क्रॉस कट को यूज करोगे तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो रफ सरफेस प्रोड्यूस करेगा, स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए क्रॉस कट बर से उसको लो स्पीड पे यूज करोगे। किस स्पीड पे यूज करोगे, लो स्पीड पे। तो क्रॉस कट बर वर मेड टू बी यूज्ड इन लो स्पीड। दे इंक्रीज कटिंग इफेक्टिवनेस एट मीडियम और लो स्पीड। या फिर यूं कहे कि कम प्रेशर से कटिंग करने के लिए स्लो स्पीड पे क्रॉस कटिंग की जाती है। और क्रॉस कट बर को सफिक्स क्या दिया जाता है, 500। ये एमसीक्यू बनते हैं। तो आपने देखा एडिशनल फीचर क्या क्या दिया, हेड लेंथ, टेपर एंगल, नेक डायमीटर, स्पाइरल एंगल एंड क्रॉस कट। ये सब हमने लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में पढ़ लिया। इसमें से ये जो है हेड लेंथ और टेपर एंगल, ये कटिंग एफिशिएंसी या कटिंग इफेक्टिवनेस को फर्क ज्यादा नहीं डालते। हेड लेंथ और टेपर एंगल नहीं डालते। और इसमें से सबसे कम इफेक्ट, ऐसा कौन सा, एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा फीचर है जो कटिंग एफिशिएंसी को फर्क नहीं डालेगा। तो टेपर एंगल और हेड लेंथ ये दोनों डिस्क्रिप्टिव है वैसे तो, ठीक है, दोनों ही डिस्क्रिप्टिव हैं, इनका कटिंग एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है। टेपर एंगल का कटिंग एफिशिएंसी से लेना देना नहीं है, ये यहीं पे याद कर लो। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ईच क्रॉस कट ब्लेड कट एंड लीव बिहाइंड स्मॉल रिजेस ऑन द टूथ सरफेस। ठीक है, अगर हाई स्पीड पे यूज करोगे तो ये जो रिजेस प्रोड्यूस हुए हैं ये रिमूव नहीं हो पाएंगे, और हाई स्पीड पे कटिंग करने से रफ सरफेस प्रोड्यूस होएगा क्रॉस कट बर में। ये इसका, इस स्लाइड का मोटिव यही है, यही बताना कि रफ सरफेस प्रोड्यूस होता है क्रॉस कट बर से एट हाई स्पीड पे। ये आप बर डिजाइन देख सकते हो, ये ब्लेड में क्रॉस कट दे दिया है। ठीक है, तो ये किस लिए बनाए गए थे क्रॉस कट बर, लो स्पीड पे यूज करने के लिए। लो स्पीड पे कम प्रेशर लगा के बेटर कटिंग, लो स्पीड लोअर प्रेशर पे कटिंग करने के लिए ये बर बनाए गए थे। ठीक है, अब ये कुछ एमसीक्यू है। मोर अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कट द सरफेस इफ सरफेस इज हार्डर। यस, ब्रिटल मटेरियल के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। ब्लेड इज डल, या फिर लेंथ इज ग्रेटर। यस, ऑल आर ट्रू। ये तीनों रीजन है कि आपको ज्यादा फोर्स से कटिंग करनी पड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस कटिंग एफिशिएंसी एट हाई स्पीड। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ही होगी डायरेक्टली। हाई स्पीड पे कटिंग एफिशिएंसी करने के लिए आपको क्या चाहिए, लोअर स्पाइरल एंगल। ठीक है, लोअर स्पाइरल एंगल चाहिए हाई स्पीड पे कटिंग एफिशिएंसी। आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग कटिंग एफिशिएंसी। किसी भी बर की कटिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो स्पाइरल एंगल कम करो, लेस करो। दूसरा क्या करोगे, नेगेटिव रेक एंगल रखो। ठीक है, अगर ये दोनों हो जाएंगे तो कटिंग एफिशिएंसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बर ब्लेड इज रेक एंगल। ये तो स्टेटमेंट ही थी ना स्टेटमेंट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बर ब्लेड इज रेक एंगल। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कटिंग इफेक्टिवनेस की बात करें। अब यहाँ पे कटिंग इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करेगा। तो पॉजिटिव रेक एंगल है जो कटिंग इफेक्टिवनेस को ज्यादा करता है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी ऑफ बर एक्सेप्ट स्पाइरल एंगल। यस, लोअर स्पाइरल एंगल इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बर। रेक एंगल, यस, नेगेटिव रेक एंगल इंक्रीजेस द
एफिशिएंसी ऑफ बर, टेपर ऑफ बर मैंने बताया टेपर एंगल कोई कुछ नहीं करेगा, एफिशिएंसी को नहीं करेगा। नेक डायमीटर, यस नेक डायमीटर इज इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द कटिंग एफिशिएंसी। लेंथ ऑफ बर नहीं होता, लेकिन ये एक ही ऑप्शन बना रखा नेक डायमीटर एंड लेंथ ऑफ बर, इसलिए ये पार्शियली करेक्ट है, ठीक है। लेकिन सी ऑप्शन तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये एक पूरी लिस्ट है फैक्टर अफेक्टिंग कटिंग एफिशिएंसी ऑफ बर। इसमें हमने रेक एंगल पढ़ लिया, नेगेटिव रेक एंगल कटिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्लियरेंस एंगल, अगर डेफिनेटली जब रेक एंगल अगर हम क्लियरेंस एंगल की बात करें तो ये क्लियरेंस फेस है, ये रेक फेस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी क्लियरेंस एंगल ज्यादा होगा, सॉरी क्लियरेंस एंगल ये है, एक तो ये हो गया, एक हो गया ये, तो ये हो गया लेस क्लियरेंस एंगल, ये हो गया ज्यादा क्लियरेंस एंगल, ये क्लियरेंस फेस है, ये रेक फेस है, ये टूथ सरफेस है, ठीक है। तो क्लियरेंस एंगल का कटिंग एफिशिएंसी पे अगर हम बात करें तो क्या है, जितना क्लियरेंस फेस एंगल कम होगा, यहाँ पे कम है, उतना ही एज एंगल ज्यादा होगा, जितना क्लियरेंस एंगल ज्यादा होगा उतना ही एज एंगल कम होगा। तो याद रखना कि लेसर क्लियरेंस एंगल मतलब कि इंक्रीज एज एंगल, तो इंक्रीज एज एंगल है तो फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाएंगे, फ्रैक्चर के चांस कम हो जाएंगे तो मतलब कटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये इसका फायदा है, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, एज एंगल। फिर आ जाता है स्पाइरल एंगल और क्रॉस कट में बता चुका हूँ, कंसेंट्रिसिटी रन आउट में बता चुका हूँ। हीट ट्रीटमेंट की बात करें तो टेम्परिंग से क्या होता है, टफनिंग होती है, टेम्परिंग और हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे आप कटिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल को एक एमसीक्यू आ सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द कटिंग एफिशिएंसी ऑफ बर एक्सेप्ट, ये ऑप्शन में से कुछ भी दिखेगा तो ये सब कटिंग एफिशिएंसी को फर्क करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ लोड, जो आप प्रेशर लगा रहे हो कटिंग के लिए, वो भी कटिंग एफिशिएंसी को फर्क डालता है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ लोड कैसे है, स्लो स्पीड में कम फोर्स स्लो स्पीड में ज्यादा फोर्स लगती है, कितनी फोर्स लगती है, 1000 से 1500 ग्राम, या फिर हम कहें 1 से 2 पाउंड। पोटेंशियल एमसीक्यू फॉर योर एग्जाम, लिख लो इसको कि स्लो स्पीड पे कितना फोर्स से कटिंग करते हैं, 1 से 2 पाउंड की फोर्स लगती है कटिंग करने के लिए। वहीं पे हाई स्पीड पे ओनली 60 to 120 ग्राम ऑफ फोर्स इज कैन बी अप्लाइड, जो कि 2 to 4 आउंस होती है। तो हाई स्पीड पे कम फोर्स लग के कटिंग होती है, स्लो स्पीड पे ज्यादा फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये भी कटिंग एफिशिएंसी को डालता है। फिर नंबर ऑफ ब्लेड की बात करें तो जितनी नंबर ऑफ ब्लेड ज्यादा होंगे उतनी ही स्मूथर कटिंग होएगी, उतनी ही कटिंग एफिशिएंसी ज्यादा होएगी, कटिंग इफेक्टिवनेस कम होएगी। डिजाइन ऑफ फ्लूट एंड की बात करें तो ये मैं डिस्कस, डिजाइन ऑफ फ्लूट एंड में दो होते हैं, एक स्टार कट होता है, एक रिवलेशन डिजाइन होता है। इसके डिटेल में नहीं जाना, बस फ्लूट एंड दो टाइप के हो सकते हैं, स्टार कट एंड रेवलेशन डिजाइन, ठीक है। इसमें से बेटर कौन सा होता है, स्टार कट। स्टार कट की कटिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, मोर कटिंग एफिशिएंसी, ठीक है। इसलिए इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये फैक्टर्स होते हैं, ये लिख लो आप, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सब इकट्ठे कर दिए कि कटिंग एफिशिएंसी किस किस पे डिपेंड करती है। इस पे बहुत एमसीक्यू बन चुके हैं ऑलरेडी, अब आगे फ्यूचर में भी आ सकते हैं, तो प्लीज ये आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है, रिसेंटली बर्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन करी गई हैं। तो तीन मेजर चेंजेस किए गए हैं रिसेंटली बर्स के अंदर। एक तो मैंने बताया कि क्रॉस कट बर अब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब हाई स्पीड पे यूज होती है बर। तो क्रॉस कट बर कहाँ यूज होते हैं, स्लो स्पीड में होते हैं। द रिड्यूस्ड यूज ऑफ क्रॉस कट इज वन चेंज। एक्सटेंडेड हेड्स ऑन फिशर बर, पहले शॉर्ट हेड थे, सिर्फ 3 mm के बर यूज होते थे हेड वाले,
अब लॉन्ग हेड बर यूज होने लग गए, तो एक्सटेंडेड हेड ऑन फिशर बर, ये सेकंड चेंज है। और थर्ड है राउंडिंग ऑफ शार्प टिप एंगल्स। पहले बर ऐसे शार्प टिप होती थी, शार्प टिप, अब इसको राउंडिंग कर दिया गया है, ऐसे राउंडिंग होने लग गई बर्स की। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ शार्प टिप एंगल, एक्सटेंडेड हेड ऑन फिशर बर और रिड्यूस यूज ऑफ क्रॉस कट, ये 3 चेंजेस लाए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये एमसीक्यू बनता है, पल्स के अंदर मिलेगा भी ये एमसीक्यू आपको। ये 3 चेंजेस लाए हैं, तो हो सकता है ऐसा कोई एमसीक्यू आए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफिकेशन इन बर डिजाइन एक्सेप्ट, और फिर इनमें से एक हो, तो ये प्लीज आप लिख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कट नहीं यूज कर रहे, हेड साइज को बढ़ा दिया गया है, और जो टिप एंगल है, जो टिप एंगल्स हैं उनको राउंड कर दिया गया है। तो ये था ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट। अब तक जो हमने किया वो कौन सा था? ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट। वो कौन से थे? ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट्स। अब तक जो हमने पढ़े वो कौन से थे? ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट किसको कट करते हैं अच्छे से? डेंटिन को, क्योंकि वो कैसा होता है? डक्टाइल। तो यूजुअली ये कहाँ यूज होते हैं? इंट्राकोरोनल प्रिपरेशन। ठीक है, इनिशियल एंट्री, इनिशियल पंच कट, इसमें यूज होते हैं। ये सब मैं बता दूंगा आपको। इंट्राकोरोनल प्रिपरेशन में, इनिशियल पंच कट में, डेंटिन की कटिंग में, इसमें यूज होते हैं। अब जाते हैं डायमंड अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट। डायमंड अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट में क्या है? बेसिकली ये एक ब्लैंक है मेटल का, इसके ऊपर डायमंड की कोटिंग लगा दी, तो इनको क्या बोलेंगे? डायमंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डायमंड इंस्ट्रूमेंट जो है, बर है, वो 3 चीजों का है बना हुआ है। एक तो मेटल है, जो मेटल ब्लैंक है, उसके ऊपर आपने डायमंड अब्रेसिव जो लगाया, तो पाउडर डायमंड अब्रेसिव। और तीसरा वो मटेरियल जिसने इसको बॉन्ड किया है मेटल पे, तो ये डायमंड के पार्टिकल्स हैं, ये पीछे मेटल ब्लैंक है, और इस पे इसको अडेयर जो किया है वो मेटेलिक बॉन्डिंग मटेरियल है, जो डायमंड पाउडर को ब्लैंक पे होल्ड करता है। ठीक है, तो ये एक डायमंड अब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है जो दिखा होता है। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि डायमंड इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ये 3 चीजों से डायमंड इंस्ट्रूमेंट बना होता है। ठीक है, अब डायमंड वालों बर के ये सारे शेप होते हैं, राउंड, फुटबॉल, सिलेंड्रिकल, इन्वर्टेड कोन, टेपर, फ्लेम शेप, क्यूरेट, पियर, नीडल, इंटरप्रॉक्सिमल, ये सब होते हैं। ये कौन से हैं? डायमंड। ठीक है, इनकी प्रोफाइल वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, ये वाली टेबल क्यों दिखाई? क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि बताओ नीडल बर, नीडल डायमंड बर, डायमंड बर या नीडल शेप बर की प्रोफाइल कैसी होती है? पीजीआई चंडीगढ़ में आया था। ठीक है, तो नीडल बर की प्रोफाइल कैसी होती है? क्रिसमस ट्री। या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ ले, क्रिसमस ट्री प्रोफाइल वेरिएशन किस टाइप के बर की होती है? तो कौन से टाइप की बर की होती है? नीडल। ठीक है, क्लियर है? क्रिसमस ट्री किसकी होगी? नीडल की। ऑक्लूजल एनाटॉमी किसकी होती है? प्रोफाइल वेरिएशन इंटरप्रॉक्सिमल बर की। ये निडल और इंटरप्रॉक्सिमल बर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, वो बस हम विजुअली देखेंगे तो ही हमें डिफरेंस पता चलेगा, बाकी ये होते एक जैसे हैं। तो आपको ये प्रोफाइल वेरिएशन पता होनी चाहिए। पॉइंटेड प्रोफाइल वेरिएशन का कौन है? फुटबॉल। ठीक है, फिर शैंक वेरिएशन भी पता होना चाहिए। विद कॉलर कौन सा है? राउंड। और ये इन्वर्टेड कॉन, ये दोनों विद कॉलर मिलेंगे आपको। तो ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि कल को एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये डिफरेंट जो बर्स हैं उनके डिजाइन शेप दे रखा है। आपको कोई भी एक शेप देके पूछ सकते हैं कि बताओ ये कौन सा बर है, बताओ ये कौन सा बर है, बताओ ये कौन सा है। अब जैसे ये इमेज दे दी एग्जाम में, तो निडल और इंटरप्रॉक्सिमल सेम लगते हैं, लेकिन ये देखो जो नेक डायमीटर है उतना ही इसका हेड डायमीटर है। यहाँ पे जो नेक डायमीटर है, हेड डायमीटर उससे कम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा देख देख के।
इन्वर्टेड कौन कौन सा है, फ्लैट एंड टेपर कौन सा है, ये डायग्राम देख के बता कर सकते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइज ऑफ डायमंड पार्टिकल। डायमंड पार्टिकल के साइज के बेस पे डिफरेंट टाइप के डायमंड इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई किया गया है। किस किस में क्लासिफाई किया है? कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। एक तो इनकी कलर कोडिंग पता होना चाहिए। कोर्स मतलब सबसे मोटा, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो कोर्स कैसा है? ग्रीन कलर का। मीडियम कैसा है? ब्लू कलर का। फाइन कैसा है? रेड कलर का। वेरी फाइन कितना है? येलो कलर का। और एक और आता है एक्स्ट्रा फाइन, ठीक है, वो कितना है? 10 to 38 माइक्रोमीटर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और इनके पार्टिकल साइज भी पता होना चाहिए। कोर्स का है 125 to 150 माइक्रोमीटर, मीडियम है 88 to 125 माइक्रोमीटर, फाइन है 60 to 74 माइक्रोमीटर, वेरी फाइन है 38 to 48 माइक्रोमीटर। ये एमसीक्यू आपको आराम से कई जगह मिल जाएगा, आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। ये लिखना चाहो तो लिख लीजिए इसको। और ये डायमंड कटिंग पर बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं? एक्स्ट्रा कॉर्नल एंड इंट्रा कॉर्नल प्रिपरेशन, लेकिन प्रेफरेबली ये ब्रिटल मटेरियल को कट करते हैं। और वो ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? इनेमल। तो इनेमल में बेवलिंग देनी हो, इनेमल में बेवलिंग देनी है तो आप कौन सा बर यूज करोगे? डायमंड पर, ठीक है। डेंटिन में रिटेंटिव पॉइंट्स देने हैं, रिटेंटिव पॉइंट्स देने हैं डेंटिन के अंदर, तो आप कौन सा बर यूज करोगे? कार्बाइड पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिटेंशन, ग्रूव्स, कर्व्स, ये सब किससे दोगे? कार्बाइड बर से। वहीं पे अगर आपको इनेमल में बेवल देने हैं तो कौन सा बर से यूज करोगे? डायमंड बर से, ठीक है। ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये डिजाइन है, ये आप बुक में तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेबल, नूप हार्डनेस नंबर और मोह हार्डनेस नंबर ऑफ डेंटिन इनेमल। ये तो हमेशा ही पूछते हैं कि इनेमल का हार्डनेस नंबर कितना होता है, डेंटिन का कितना है, ठीक है। ब्रिनल हार्डनेस ऑफ इनेमल, डेंटिन, मोह हार्डनेस नंबर ऑफ इनेमल, डेंटिन। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड। कितना है? 7000 प्लस। मोह हार्डनेस नंबर ऑफ डायमंड कितना है? 10। डायमंड के बाद नेक्स्ट कौन सा है? सिलिकॉन कार्बाइड। उसके नेक्स्ट कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे ज्यादा यूज्ड अब्रेसिव कौन सा है? सबसे ज्यादा यूज्ड अब्रेसिव, जो सबसे कॉमनली जो फिनिशिंग और पॉलिशिंग पॉइंट्स बनते हैं उसमें जो अब्रेसिव सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी एक पोटेंशियल एमसीक्यू। इसका कितना है? मो हार्डनेस नंबर 9। वैसे कितना है इसका? 1500। मैंने बताया था सिलिकॉन टंगस्टन कार्बाइड के जो बर होते हैं, स्टील बर, टंगस्टन कार्बाइड के बर, उसका स्टार्टिंग में बताया था ब्रिनल हार्डनेस नंबर, विकर हार्डनेस नंबर बताया था, विकर हार्डनेस नंबर वो कितना था? 1500 से 1700, 1600 से 1700 ऐसे। तो ये सब याद होना चाहिए। कॉम्पोजिट का कितना है हार्डनेस नंबर? ये रहा। अमेलगम का कितना है? ये रहा, ठीक है। फेल्सपैथिक पोर्सिलिन का हार्डनेस नंबर कितना है? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नूप हार्डनेस नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो इससे आपको कंपैरिजन में पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन देके बताओ इनमें से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन है। ऑप्शन में दे दे पोर्सिलिन, अमेलगम, कॉम्पोजिट, इनेमल। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी? पोर्सिलिन सबसे ज्यादा, फिर अमेलगम, फिर कॉम्पोजिट, फिर इनेमल, ठीक है। तो सीक्वेंस पता होना चाहिए हार्डनेस नंबर की, ठीक है। तो इसी के साथ आपके ये जो रोटरी इंस्ट्रूमेंट है ये आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे हैंड इंस्ट्रूमेंट। तो आज की क्लास तो हो गई है इसी में ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम हैंड इंस्ट्रूमेंट इनिशियल करेंगे। हैंड इंस्ट्रूमेंट के बाद हम जो एडिशनल एस्थेटिक प्रोसीजर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडिशनल एस्थेटिक प्रोसीजर, ठीक है। ये मैंने पहले भी नहीं ढंग से कवर किया है, ना ही मेरी ऐप जो डेंटल पल्स की ऐप है उसमें वीडियो में मैंने ये इंक्लूड किया है।
इसलिए ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आजकल एमसीक्यू आने लग गए हैं, रिसेंटली एम्स में एमसीक्यू आया था, इसलिए अब इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो अब कल शायद हम क्लास नहीं लेंगे, परसों क्लास लेंगे। अगर कल क्लास हुई तो कल सुबह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वैसे कम ही चांसेस हैं। परसों आपकी क्लास होएगी तो फिर मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, एडिशनल एस्थेटिक प्रोसीजर, और जो हमारा हैंड इंस्ट्रूमेंट्स बन गया है, बच गया है, ये कवर करेंगे हम परसों वाली क्लास में। तो ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई भी डाउट हो किसी एमसीक्यू में, आज जाके अपने रोटरी इंस्ट्रूमेंट ये सब सॉल्व करने की कोशिश करना। आज नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, या फिर करो तो रोटरी और हैंड दोनों ही सॉल्व कर लेना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब मैं हैंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा आपको, तो आपके जो डाउट्स होंगे या जो आपको चीजें रटने में मुश्किल होगी वो आपको बहुत ईजी हो जाएगी। मेरी क्लास से पहले अगर आप पढ़ के आओगे कोई चीजें, तो ये आपको श्योर है कि आपके मैक्सिमम डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, होपफुली किसी के जो डाउट्स आएंगे आप ग्रुप्स पे या मैसेज डालेंगे जब भी, मैं आपको उन पे वहाँ पे आंसर कर दूंगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास के एंड में मैं आपको वो वहाँ पे रिपीट करके समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।